नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। ओम श्री ब्रह्मानंदाय नमः। ओम श्री केशवानंदाय नमः। स्वागत है आप सभी लोगों का इवनिंग सेशन में। और आज हम लोग इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। आधुनिक भारत के इतिहास में, खास करके ब्रिटिश काल में भारतीय शिक्षा का विकास बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखेंगे किस तरीके से अंग्रेजों ने भारत में चीज़ों को बदलने का प्रयास किया। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन फेसबुक लाइव। और स्वागत करते हैं सभी लोगों का। और सुबह जैसा हमने चर्चा की थी कि आज 5 जून है, पर्यावरण दिवस है, तो पर्यावरण दिवस पर भी एक विशेष छोटी सी चर्चा हमने सुबह भी की थी और हम लोग शाम को भी एक चर्चा इसमें शामिल करेंगे। अमलेंद्र सिंह लोधी जी हैं, जसराना जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश। उन्होंने हमें एक कॉन्सेप्ट लिख के भेजा है और वो पर्यावरण के लिए काफ़ी कार्य कर रहे हैं। तो उनका ये आग्रह था कि सर हमारा जो कार्य है और हम जो पर्यावरण के प्रति सोचते हैं, अगर आप शामिल करेंगे तो हो सकता है पर्यावरण के प्रति काफ़ी सारे लोगों में संवेदनाएं उत्पन्न हो और काफ़ी सारे लोग पर्यावरण के प्रति झुकाव महसूस करें। सो एक छोटी सी चीज़ है उनकी, वो हम उसको शामिल करेंगे। और बाकी स्वागत है आप सभी लोगों का। एक बार वेलकम कर लेते हैं जो लोग हमारे बीच आज जुड़े हैं जल्दी से। उत्तम राहुल राजपूत, विशाल सिंह राजपूत, पुष्पेंद्र राजपूत मैनपुरी से, उपेंद्र सिंह जी, अभिनव रतन लोधी जी, सुनील सिंह जी, गुड वर्क लोधी, अनिल वर्मा जी, विकास लोधी जी, इंजीनियर ओमकार लोधी राजपूत, विजय लोधी राजपूत, गिरीश भारत, जय हिंद राजपूत, पूरन सिंह पटेल साहब, ओमकार लोधी जी, पूनम राजपूत जी, धर्मेंद्र सिंह आज़ाद हिंदुस्तानी, धर्मेंद्र सिंह वर्मा, गुलशन राजपूत जी, दिगंबर दयाल लोधी जी, लोको पायलट, आकाश सिंह राजपूत, धर्मेंद्र राजपूत लोधी, भारत राजपूत, गुलशन राजपूत, पूनम राजपूत, गजेंद्र सिंह LSS, पुष्पेंद्र राजपूत लोधी, शैलेंद्र राजपूत, उसके अलावा सोनम राजपूत, राजपूत केशव, थान सिंह जी, RK राज, यशवंत जंघेल जी, रामचंद्र वर्मा जी, सुखदेव सिंह लोधी जी, संजय प्रताप सिंह, RAS नरवरिया साहब, सुखदेव सिंह लोधी, लोधी लाला भैया सिंह, शिवर्षि R राजपूत, सोहन राजपूत, विपिन कुमार राजपूत, राजू प्रसाद, धीरेन्द्र राजपूत जी बुंदेलखंडी। चलिए, उनकी धीरेन्द्र जी की बेटी, उनकी पत्नी और बेटा सभी लोग सुनते हैं। वेलकम सभी लोगों का। अच्छा, आपका बेटा भीष्म आंसर देता है। सो चलिए, बहुत अच्छा धीरेन्द्र जी। आज बहुत इंपॉर्टेंट बात हम करेंगे। सत्येंद्र लोधी जी, लोधी गिरिजेंद्र जी रामपुर से, लोधी सत्येंद्र लोधी, उसके अलावा हमारे साथ में लोधी राजपूत समाज ग्वालियर, आदित्य प्रताप सिंह लोधी, गुड इवनिंग, लोधी हरिओम राजपूत, लोधी पुष्पेंद्र सिंह नीटू ललितपुर से, बंटी वर्मा, गिरीश भारत 2 दिन से नहीं थे, कोई बात नहीं, खुशी राजपूत अशोकनगर से हमारे बीच में है, अशोक और भिंड से खुशी राजपूत, विकास लोधी डिवाई से है हमारे बीच में, लोधी श्यामलाल लोधा जी, जोगे राजपूत, पुष्पवीर सिंह लोधी, ज्ञानेंद्र लोधी, राम लोधी, इंजीनियर प्रवीण राजपूत लोधी, अजीत लोधी, डॉक्टर सोमेंद्र कुमार जी, मीनाक्षी राजपूत, वेरी गुड इवनिंग, राजेंद्र सिंह जी, उसके अलावा हमारे साथ में दिनेश श्वेता सिंह जी हैं, जितेंद्र राजपूत जी हैं, राम लोधी जी हैं, नवीन राजपूत हैं, श्याम कुमार लोधी हैं, राजेंद्र सिंह हैं हमारे साथ में, संजीव राजपूत भरोसा हमारे साथ में है, प्रणाम, यश राजपूत हैं, महेंद्रपाल राजपूत जी लोधी, पुष्पेंद्र सिंह नीटू, सूर्य प्रताप सिंह हमारे बीच में है, भूपेंद्र सिंह लोधी, गौरव शिक्षार्थी, सुखदेव सिंह लोधी हैं, थान सिंह जी, रंजीत कुमार जी, विपिन राजपूत जी, और उसके अलावा हमारे साथ में शशि भूषण जी हैं मुंबई से, शीशपाल लोधी जी हैं, लोधी मुदित राजपूत हैं, यश राजपूत हैं, करण सिंह जी हैं, प्रताप किशन लोधी हैं एटा से, राजू राजपूत हैं, वेरी गुड इवनिंग, लेक्चरर तेजपाल सिंह जी हैं हमारे साथ में, लोधी अच्छा सूर्यकांत सिंह लोधी जी भी हमारे बीच में हैं, नमस्कार, संतोष राजपूत जी है, OBC हेमराज ठाकुर हैं, जागो लोधी समाज के ग्रुप क्रिएटर विजय सिंह लोधी जी हमारे बीच भोपाल से, सुशील लोधी जी हैं, योगेश राजपूत हैं,
अभी लगभग 170 के आसपास, 170 के आसपास लोग हैं, 170 लोग जुड़ चुके हैं। बाकी लोग जो बाद में जुड़ते रहेंगे उनका सबका स्वागत है। और हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। इंजीनियर बीके राज, हृदय कुमार जी, शिवशंकर राजपूत लखनऊ से, लोधी अनिल राजपूत जी, वरुण राजपूत जी, उसके अलावा सत्यपाल सिंह जी, आप सभी लोगों का स्वागत है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। रंजीत लोधी जी, आज 3 महीने बाद अपने क्या हुआ है, गांव आना हुआ है। ओ माय गॉड, चलिए कोई बात नहीं। जेपी हिंदुस्तानी अतरौली से, उदय सिंह समाज सेवक, गंगाराम वर्मा जी हमारे बीच में अमेठी से, स्वागत है। अमेठी और रायबरेली से, अयोध्या से बहुत लोग जुड़ रहे हैं चर्चा में, ये अच्छी बात है। रामजीत जी, रामलखन राजपूत जी, सुखबीर सिंह जी अतरौली से हैं, आपका स्वागत है। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, नमस्कार सुखबीर सिंह जी। हरेंद्र राजपूत जी, भरत लाल जी, मैं भारत लाल लोधी, डिस्ट्रिक्ट रायबरेली, क्षेत्र अमेठी से। बहुत अच्छा लगता है कि रायबरेली, अमेठी और अयोध्या से इतने सारे लोग चर्चा में जुड़ते हैं। मनोज राजपूत जी, नीलम राजपूत जी, जसवंत सिंह राजपूत जी, संदीप लोधी जी, बीएल वर्मा जी, उसके अलावा प्रवीण शर्मा, धीरज कुमार लोधी अजमेर से हमारे बीच में है, राजस्थान से। चलिए, लगभग 200 लोग अब चर्चा में जुड़ चुके हैं और अब हम लोग शुरू करते हैं। बाकी लोगों का स्वागत है सामूहिक रूप से। विमल राजपूत, पुरुषोत्तम राजपूत, लवकेश कुमार लोधी सतना से, राजू राजपूत, और जो भी लोग बाद में जुड़ेंगे उनका सबका स्वागत है, क्योंकि हमारा काफी समय रहता है। और आज की चर्चा ब्रिटिश कालीन भारत में शिक्षा का विकास है, उस पर है। तो जितने ग्रुप्स में आप जुड़े हुए हैं, जहां जहां इसको शेयर कर सकते हैं कर दीजिए, क्योंकि आज का हमारा विषय विद्यार्थियों के लिए बहुत काम का है। मतलब ये एक तरीके से आपकी भी समाज सेवा हो जाएगी कि आप इसको दूसरे सारे ग्रुप्स में अगर शेयर कर देंगे और अपनी अपनी आईडी से भी अगर आप इसको शेयर करके चलाएंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट तक ये पहुंच जाएगा। वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश इरा। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर मॉडर्न इंडिया। आप लोग जहां जहां हैं, जिस जिस ग्रुप्स में हैं, आप शेयर कर दीजिएगा। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एजुकेशन के बारे में। शिक्षा के बारे में अगर हम प्राचीन काल से शुरू करें, प्राचीन काल में भी भारत में शिक्षा की व्यवस्था थी और प्राचीन काल में शिक्षा गुरुकुल के माध्यम से दी जाती थी। आप लोगों ने टीवी में अक्सर सीरियल देखे होंगे, रामायण, महाभारत और तमाम तरह के पुराने सीरियल्स। तो ये कहा जाता है कि प्राचीन काल में जो शिक्षा व्यवस्था थी वो गुरुकुल के माध्यम से दी जाती थी, लेकिन उस शिक्षा का दायरा सीमित था। वो शिक्षा, अब तक जितनी भी ऐतिहासिक रिसर्च हुई है, जितना भी इतिहास में शोध हुआ है, उस शोध के अनुसार केवल ब्राह्मण को वो शिक्षा दी जाती थी। क्षत्रिय जो राजकुमार होते थे उनको शिक्षा मिलती थी, और साथ ही साथ कुछ बड़े जो वणिक होते थे, वैश्य वर्ग के लोग, वो उस शिक्षा को ले पाते थे। आम जनता को शिक्षा उपलब्ध नहीं थी प्राचीन काल में। हमें कोई भी ऐसे ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलते जिससे हम ये तय कर पाए कि आम जनता को शिक्षा मिलती हो। आम जनता को अमूमन शिक्षा नहीं थी, और नारी शिक्षा भी उपेक्षित थी, यानी महिलाओं के लिए भी शिक्षा के हमें बहुत प्रमाण नहीं मिलते। प्राचीन काल की शिक्षा व्यवस्था में ये खामियां रही थी, और उसी की प्रतिक्रिया में भारत में बौद्धिक आंदोलन शुरू हुए। और उन बौद्धिक आंदोलन में चारवाक, जैन और बुद्ध, ये 3 लोग ऐसे थे जिन्होंने आम जनता के हित की बात की। इन्होंने कहा कि जो आम जनता है, आम जनमानस है, चाहे महिलाएं हैं, चाहे श्रमिक वर्ग है, चाहे कृषक वर्ग है, चाहे दास वर्ग है, इन सबको भी अधिकार और समानताएं मिलनी चाहिए। तो बौद्ध काल में आकर के कुछ लोगों को शिक्षा मिलना शुरू हुई बौद्ध विहारों के माध्यम से। वहां पर एक तरीके से जो वर्गीय भेद था, जिसको हम लोग इतिहास में वर्ण भेद कहते हैं, वर्ण व्यवस्था, वो वर्ण एक तरीके से एक तरह का वर्ग था। 3 वर्ण जो थे वो शीर्ष पर थे और उन्हीं को वो सारी चीजें उपलब्ध थी, और बाकी जो मेजॉरिटी ऑफ सोसाइटी थी उसको नहीं था। तो बुद्ध काल में आकर के ये शिक्षा काफी लोगों को मिलना शुरू हुई। उसके अलावा एक और चीज जो हमें इस काल में देखने को मिलती है, दैट इज वेरी मतलब बहुत आश्चर्यजनक थी, कि भारतीय व्यवस्था में राज दरबार की भाषा और आम जनता की भाषा दोनों अलग अलग रही हैं। इस कारण से बहुत बड़ी जनता राजा के निर्णयों को, या जो राज सत्ता थी उसके निर्णय, उसके कार्यों के बारे में जान ही नहीं पाती थी। यह भारत के इतिहास की बहुत बड़ी विडंबना रही है। अगर प्राचीन काल के भारत में हम लोग बात करें
सो प्राचीन काल में आप देखेंगे राज दरबारों की भाषाएं ज्यादातर संस्कृत थी, राज दरबारों की भाषाएं संस्कृत थी, लेकिन आम जो लोग थे, आम जनता देशज भाषाएं बोलती थी, जिसको हम लोग कहते हैं स्थानीय भाषाएं। उसी तरीके से आगे चल करके विकास क्रम में जब भारत में मध्यकाल आता है, तो मध्यकाल में भारत में इस्लामी शासन आया, और इस्लामी शासन में मकतब और मदरसे, मदरसे तो आपने सबने सुने होंगे, मकतब शायद आपने नहीं सुना होगा। मकतब भी एक शिक्षा का केंद्र था छोटे बच्चों के लिए। तो मकतब और मदरसे जो है, ये कॉन्सेप्ट मध्यकाल में आया, और उसमें फारसी, अरबी, ऐसी जो बाहर की भाषाएं थी उनको भी शामिल किया गया अध्ययन क्रम में। लेकिन यहां भी हम एक विडंबना देखते हैं कि भारत के अधिकांश लोग जो भाषा बोलते थे, भारत के अधिकांश लोग जो भाषा बोलते थे वो दरबार की भाषा नहीं थी। मध्यकाल में भी इस्लामी जो शासन था उसमें दरबार की भाषा संस्कृत के स्थान पर फारसी आ गई, संस्कृत के स्थान पर फारसी भाषा आई। उर्दू नहीं बनी भारत की भाषा, कोर्ट की भाषा, राज दरबार की भाषा उर्दू नहीं बनी, हिंदुस्तानी नहीं बनी, कौन सी भाषा बनी? फारसी। इसी वजह से आप देखेंगे कि पुराने जितने भी राजाज्ञाएं मिलती हैं या जितने भी अभिलेख इत्यादि हमें मिलते हैं राजाओं के, वो सब फारसी में है। उसके बाद हम आगे चल करके देखते हैं, जब भारत में आधुनिक काल आया, जब भारत में यूरोपीय लोग आए, तो उन्होंने क्या किया, वो अपने साथ में अपनी भाषा लेके आए। यानी भारत में उन्होंने सरकारी कामकाज के लिए इंग्लिश का उपयोग किया, और भारतीय भाषाएं फिर से राज दरबार की भाषाएं नहीं बन पाई। तो भारत के इतिहास की विडंबना रही है कि प्राचीन काल से लेकर के आज तक राज सत्ता की, न्याय व्यवस्था की, राज दरबारों की भाषा अलग रही है और आम जनता की भाषा अलग रही है। इसलिए यहाँ पर राज सत्ता और आम लोगों के बीच में एक गैप रहा है, और इस कारण से उनके निर्णय, उनके कार्यों को आम लोग समझ नहीं पाए। इसी कारण से वो उस तरीके से व्यवस्था से न तो लाभान्वित हुए और ना ही वो उससे कभी अपनत्व महसूस कर पाए। ये पूरा का पूरा विकास क्रम है भारतीय इतिहास का। और आज जो हम लोग जो चर्चा करेंगे, वो आज का हमारा विषय है अंग्रेजी शासनकाल में भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास। किस तरीके से अंग्रेजों ने भारत में एजुकेशन सिस्टम को डेवलप किया। बहुत सारी अच्छी बातें भी हैं और बहुत सारी गलत, खराब बातें भी हैं। दोनों पहलुओं का बिल्कुल निष्पक्ष होकर के विश्लेषण करेंगे। अच्छी बातें कौन कौन सी थी अंग्रेजी शिक्षा की, और बुरी बातें कौन कौन सी थी, वो दोनों पहलुओं की चर्चा करेंगे, ताकि कभी अगर आपको जीवन में जवाब देना पड़े या किसी प्रतियोगी परीक्षा में अगर आपको उसको रिप्लाई करना पड़े, तो बहुत आसानी से आप उसके जवाब दे पाए। सो शुरुआत होती है चार्ल्स ग्रांट नाम के एक व्यक्ति से। ये बात है भारत में जब 1765 में बंगाल में अंग्रेजी राज की स्थापना हो गई। उसके बाद चार्ल्स ग्रांट नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था, उसने सबसे पहले यह विचार दिया कि भारत की शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं है, हमें भारत में आधुनिक शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा इत्यादि को बढ़ावा देना चाहिए, इसके लिए हमें कार्य करना चाहिए। तो चार्ल्स ग्रांट पहला आदमी था जिसने ये विचार रखा कि भारत के विकास के लिए आवश्यक है कि भारत में हम मॉडर्न एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन और दुनिया के हिसाब से जो कंटेम्प्रेरी शिक्षा है वो भारत में हम लोग लेकर के आए। इसलिए चार्ल्स ग्रांट को भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक कहा जाता है। कभी आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया। कोई भारतीय नहीं है, आपको इसमें राजा राममोहन राय, दादा भाई नौरोजी या कोई भारतीय नाम नहीं मिलेगा। भारत में जो आधुनिक शिक्षा है इसका जनक कहा जाता है चार्ल्स ग्रांट को। ही वॉज द ब्रिटिश सिविल सर्वेंट। वो अंग्रेजी जो सिविल सेवा थी, जैसे हमारे जैसे जो आज के भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी हैं, उस समय वो अंग्रेजी सिविल सेवा थी। तो अंग्रेजी सिविल सेवा का अधिकारी था चार्ल्स ग्रांट। उसने ये आइडिया सबसे पहले रखा था कि भारत के विकास के लिए हमें आवश्यक है कि इस तरह की शिक्षा प्रणाली को हम अपनाएं। हालांकि उसके विचार को उतना तवज्जो नहीं, क्योंकि भारत में लगातार एक ऐसा वर्ग था जो परंपरावादी था, जो बदलाव को नहीं महसूस करता था या बदलाव का सम्मान नहीं करता था। ऊपर से जो अंग्रेज अधिकारी थे, गवर्नर और इत्यादि, ये लोग सोचते थे कि हम अनावश्यक रूप से इनके मामलों में क्यों दखल दें। तो वो सोचते थे कि इनको इनके हाल पर छोड़ दिया जाए। लेकिन क्योंकि अंग्रेजों को भी जरूरत थी, अगर उनको अपने काम करवाने हैं तो इतनी मैन पावर वो भारत में लेके नहीं आ सकते थे। उनको भी लगता था कि अगर हमने भारतीयों को शिक्षा नहीं दी, अंग्रेजी शिक्षा, तो हमारे काम कौन करेगा। इतने सारे दफ्तर हैं और भारत में हमारा साम्राज्य बढ़ता चला जा रहा है, इनको चलाएगा कौन, इतने सारे अंग्रेज हम कहां से लाएंगे। तो मजबूरी में सही अंग्रेजों ने धीरे धीरे भारत में आधुनिक शिक्षा की ओर कदम बढ़ाया।
और इसकी शुरुआत हुई, जो पहला गवर्नर जनरल था बंगाल का, वॉरेन हेस्टिंग, इसके समय इसकी शुरुआत हुई। वॉरेन हेस्टिंग ने क्या क्या काम किया उसकी हम चर्चा करेंगे, और उसके बाद क्रमबद्ध तरीके से हम देखेंगे कि किस किस गवर्नर जनरल ने या किस शासनकाल में भारत में किस तरीके से शिक्षा का विकास हुआ। 1781 में वॉरेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। 1781 में वॉरेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की, और इसका मतलब क्या था? कलकत्ता मदरसा बेसिकली इसके लिए बनाया गया था कि जो अंग्रेज अधिकारी थे, जो सिविल सेवा के ब्रिटिश अधिकारी थे, जो भारत में प्रशासन का संचालन करते थे, उनको फारसी सिखाई जाए, क्योंकि अब तक जो है भारत का सारा जो प्रशासनिक कार्य है वो फारसी में हो रहा था, अंग्रेज उसको जानते नहीं थे। ऐसे में अंग्रेजों के लिए आवश्यक था कि वो अपने अधिकारियों को ट्रेंड करें भाषा में, ताकि वो पुराने रिकॉर्ड्स को समझ पाएं कि किस तरीके से मुगल काल में फारसी में सारे अभिलेख रिकॉर्ड होते थे, किस तरीके से वो सारे दस्तावेज तैयार होते थे, किस तरीके से वो नियम कानून और इत्यादि बनाते थे। क्योंकि भारत के ऊपर अगर शासन करना है तो भारत की व्यवस्था को, भारत के सिस्टम को समझना अंग्रेजों के लिए आवश्यक था। इसी कारण 1781 में वॉरेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। और कलकत्ता मदरसा मुसलमानों की पढ़ाई के लिए नहीं था या मदरसे की पढ़ाई के लिए, यह बेसिकली क्या था, ये कलकत्ता मदरसा अंग्रेज अधिकारियों को फारसी भाषा सिखाने के लिए स्थापित किया गया था। बहरहाल एक शुरुआत हुई, शिक्षा की एक शुरुआत हुई। और उसके बाद हम आगे चलते हैं। 1784 में हेस्टिंग का एक सहयोगी था विल्किंसन जोन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है भारत में, विल्किंसन जोन्स। ये 1784 में इसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। जो मैं आपको शब्द बता रहा हूं, इनको आप चाहे तो याद कर सकते हैं, चाहे तो लिख सकते हैं। विल्किंसन जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, और इसका काम था भारतीय पुस्तकों का अध्ययन करना। भारत में जो अच्छी किताबें थी उनको स्टडी करना और उनका ट्रांसलेशन करना। क्या काम किया विल्किंसन जोन्स ने? इन्होंने गीता का अनुवाद किया संस्कृत से इंग्लिश में। उसके अलावा हितोपदेश एक किताब है, उसका अनुवाद किया। कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम, इसका अनुवाद किया। और आगे चल करके मनुस्मृति का अनुवाद किया गया था, अ कोड ऑफ जेंटू लॉज। मनुस्मृति जो किताब है जिसके माध्यम से भारत के सामाजिक कानून चलते थे, उसका अनुवाद भी किया गया अ कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से। उसके बाद जब ये शुरू हो गया तो भारत के इतिहास, भारत की परंपरा को अंग्रेज समझने लगे, क्योंकि उन्होंने भारतीय ग्रंथों को संस्कृत से या फारसी से अनुवाद करना शुरू कर दिया इंग्लिश में। और जब चीजें इंग्लिश में उनके पास आ गई तो वो इन सारी चीजों को समझने लगे। अब हम आगे आते हैं 1792 ईस्वी में जोनाथन डंकन नाम का एक ब्रिटिशर था, उसने बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। जैसे कलकत्ता मदरसा वॉरेन हेस्टिंग ने बनाया था, उसी तरीके से 1792 में जोनाथन डंकन, उसने बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। वो भी एक अंग्रेज था। तो एक तरफ वॉरेन हेस्टिंग कलकत्ता मदरसा बना रहा है, दूसरी तरफ एक दूसरा जो अंग्रेज है वो क्या बना रहा है? संस्कृत कॉलेज, बनारस संस्कृत कॉलेज। ये दो चीजें हुई। उसके बाद ये सारी की सारी जो संस्थाएं बन रही हैं, इनका सबका काम है भारतीय ग्रंथों का अध्ययन करना, भारतीय ग्रंथों का अध्ययन करना। आगे चल करके 1880 में, सॉरी 1800 ईस्वी में, आगे चल करके 1800 ईस्वी में 1798 में लॉर्ड वेलेजली भारत का बंगाल का गवर्नर जनरल बन के आया। और लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि इंट्रोड्यूस की थी। लॉर्ड वेलेजली ने क्या किया कि 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, जो एक तरीके से ब्रिटिश अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए थी। हालांकि आगे चल करके ये कॉलेज ट्रांसफर हो गया था इंग्लैंड में। पहले जो है अधिकारियों की ट्रेनिंग भारत में ही शुरू होती थी इस फोर्ट विलियम कॉलेज में। बाद में ये कुछ समय के लिए इंग्लैंड में चला गया था, हेलबेरी कॉलेज इंग्लैंड। उसके बाद इसी समय भारत में ईसाई मिशनरियों का आना शुरू हुआ। और ईसाई मिशनरियों का भारत में आना, ईसाई मिशनरी केवल इंग्लैंड के नहीं थे, वो यूरोप के अलग अलग देशों से थे। वो पुर्तगाल से भी थे, वो स्पेन से भी थे, वो फ्रांस से भी थे, वो डच भी थे और वो अंग्रेज भी थे।
तो ईसाई मिशनरी भारत में आए तो उनका ये सीधा मकसद था कि हमें धर्म परिवर्तन पर काम करना चाहिए, ना कि शिक्षा पर। तो ईसाई मिशनरी भारत में सिद्धांत है, भारत में सिद्धांत है। क्या थे ईसाई मिशनरी? एक मैं किसी को थोड़ा ब्लॉक कर रहा हूं, इसमें ये ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं कोई एक सज्जन। ठीक, ये कोई राजू राजू करके थे, लगातार उल्टे सीधे वो भेज रहे थे, तो उनको ब्लॉक कर दिया है। 1800 ईस्वी में वेलेजली ने फोर्ट विलियम की स्थापना की थी, और उसके बाद भारत में ईसाई मिशनरी आए। और ईसाई मिशनरियों का काम क्या था? वो यही काम करते थे कि धर्म परिवर्तन पर उनका फोकस था, लेकिन वो कभी भी भारत में शिक्षा के पक्षधर नहीं थे, खास करके मॉडर्न एजुकेशन के पक्षधर नहीं थे। लेकिन एक बात ईसाई मिशनरियों के दिमाग में थी कि अगर हमने लोगों को इंग्लिश नहीं सिखाई तो हम इनको बाइबल कैसे पढ़ाएंगे, अपने धर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो उन्होंने मॉडर्न एजुकेशन को तो इतना सपोर्ट नहीं किया, लेकिन ईसाई मिशनरियों ने एक खुराफा जरूर शुरू कर दी कि भारत में लोगों को थोड़ी थोड़ी इंग्लिश सिखाओ और इनको बाइबल पढ़ाओ, ताकि इनको आराम से ईसाई बनाया जा सके। और ईसाई मिशनरी कहां पे भारत में सफल रहे? जैसे केरला, पूर्वोत्तर भारत, या भारत के जो आदिवासी एरिया थे, वहां पर ईसाई मिशनरी काफी सफल रहे। तो भारत में जितने भी लोगों को आप देखेंगे जो ईसाई में कन्वर्ट हुए हैं, अधिकांश आपको आबादी यही मिलेगी, या तो ट्राइबल एरिया में मिलेगी, या केरला में मिलेगी, या नॉर्थ ईस्ट में मिलेगी, क्योंकि वो एरिया काफी दूर थे दिल्ली से, और ईसाई मिशनरी वहां पर अपना काम चुपचाप करके ये सारी चीजें वहां पर वो धर्म परिवर्तन वाली कर चुके थे। हालांकि एजुकेशन के लिए उनका कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस नहीं था। आगे क्या हुआ? आगे जो है ब्रिटिश काल में 1813 में एक कानून आया। 1813 में एक कानून आया जिसको बोलते हैं चार्टर एक्ट 1813। ब्रिटिश काल में एक कानून आया जिसका नाम था चार्टर एक्ट 1813। हर 15-20 साल में एक कानून लेके आते थे वो। जैसे 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, 1784 में पिट्स का इंडिया एक्ट आया था, फिर 1792 में एक्ट आया था, फिर 1813 में आया था चार्टर एक्ट, फिर 1833 में चार्टर एक्ट आया, फिर 1853 में आया। इस तरीके से हमको ये अलग अलग बहुत सारे कानून अंग्रेजों के आते रहते थे समय समय पर। तो अब तक जो है अंग्रेजों ने 1765 में भारत में अपना राज्य कायम किया, लेकिन 1813 तक उन्होंने शिक्षा के बारे में कुछ ज्यादा नहीं सोचा। अगर हमको दिखता है तो छुटपुट प्रयास, जैसे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हो, या वारेन हेस्टिंग द्वारा कलकत्ता मदरसा हो, या वेलेजली द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हो, या फिर उसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि जोनाथन डंकन द्वारा संस्कृत विश्वविद्यालय बनारस इसकी स्थापना हो। ये छुटपुट चीजें हमें दिखाई देती हैं, लेकिन कोई ठोस और कारगर योजना हम लोगों को नहीं मिलती। किसकी? अंग्रेजों की। अब तक 1813 में जब लॉर्ड हेस्टिंग जब गवर्नर जनरल थे, तब अंग्रेजों ने भारत में प्रयास किया, और 1813 का जो चार्टर आया, उस चार्टर में यह प्रावधान किया गया कि हम 1 लाख रुपए भारत में एजुकेशन पे खर्च करेंगे। तो 1813 का जो कानून आया, 1813 के कानून में, जिसको बोलते हैं 1813 का चार्टर एक्ट, इस चार्टर एक्ट में पहली बार अंग्रेजों ने प्रावधान किया कि हम भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करेंगे। अब इसको लेकर के विवाद खड़ा हो गया कि भाई 1 लाख रुपए किसके लिए खर्च करोगे? तो इसमें 2 गुट हो गए। एक गुट ये कहता था कि भारत की शिक्षा में अगर 1 लाख रुपए खर्च करना है तो भारत का जो प्राचीन साहित्य है, भारत की जो प्राचीन संस्कृति है, और भारत की अपनी जो भाषाएं हैं, जो स्थानीय भाषाएं हैं, जो संस्कृत है, इस पर खर्च होना चाहिए। और दूसरा गुट जो था अंग्रेजों का, वो ये कहता था कि जो ये 1 लाख रुपए है, ये अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देने के लिए और लैटिन भाषा के जो विषय हैं, यानी यूरोप के जो विषय हैं, उनको पढ़ाने में खर्च होना चाहिए। इसको लेके विवाद हो गया, और ये पैसा बहुत लंबे समय तक 10 साल तक खर्च नहीं हो पाया। इसी वजह से बाद में चल करके खर्च होना शुरू हुआ, और अंग्रेज अल्टीमेटली इस सिद्धांत पर गए कि हम लोगों को भारत में इंग्लिश माध्यम से शिक्षा देनी है और यूरोपीय सब्जेक्ट उनको पढ़ाने हैं। भाई सरकार उनकी थी, तो उनकी मेजॉरिटी, मतलब एक तरीके से वो चाहते वो कर सकते थे, तो वही उन्होंने आगे चल करके किया, और उसी से निकल के आएगा मैकॉले। मैकाले जो है भारत में शिक्षा का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, हम उसकी बात करेंगे आगे। उसके बाद क्या हुआ, ये 1813 के चार्टर एक्ट में जो प्रावधान था, ये पचड़े में पड़ गया। मतलब एक पक्ष था जिसमें मैं आपको बता दूं, जिसको हम लोग भारत के इतिहास में प्राच्य पाश्चात्य विवाद, ओरिएंटलिस्ट एंग्लोइस्ट कंट्रोवर्सी,
मतलब एक लोग थे जो ओरिएंटल का मतलब होता है प्राच्य, यानी भारत पूर्वी जो देश थे भारत, उनकी शिक्षा चलनी चाहिए, और एंग्लोसिस्ट का मतलब होता है जो अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे। तो इस विवाद के कारण से वो 1 लाख रुपए बहुत लंबे समय तक खर्च नहीं किया गया। अब इसको लेकर के दो गुट थे। कौन कौन गुट थे? इसमें एक व्यक्ति था, लोक शिक्षा समिति के 10 मेंबर थे, उसमें प्राच्य शिक्षा के समर्थक और पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। प्राच्य शिक्षा का नेता था H.T. प्रिंसेप। जो मैं आपको नाम बता रहा हूं, ये नाम याद रखिएगा, बड़े काम के नाम है ये नाम कभी भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो H.T. प्रिंसेप करके एक अधिकारी था, उसका यह कहना था कि हमको शिक्षा देनी चाहिए भारतीय माध्यम में और भारतीय विषयों को पढ़ाना चाहिए, भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म, भारतीय संस्कृति, ये हमें पढ़ाना चाहिए। और दूसरा जो था उस गुट का नेता था मैकॉले। और मैकाले ने क्या कहा? मैकाले ने कहा कि हमें अंग्रेजी शिक्षा, मॉडर्न एजुकेशन और लैटिन साहित्य को पढ़ाना चाहिए, यानी एक तरीके से यूरोपीय शिक्षा को हमें पढ़ाना चाहिए। क्लियर है? सो कुल मिलाकर के ये सारा जो सिस्टम था, इसको लेकर के विवाद हुआ, और ये आगे चल करके साइमन कमीशन जब आया था, तो साइमन कमीशन के बाद ही इसका समाधान निकल पाया। उसकी चर्चा हम करेंगे। इस बीच में एक और फैक्चुअल पॉइंट आता है। वो फैक्चुअल पॉइंट ये है कि 1817 ईस्वी में राजा राममोहन राय ने 1817 ईस्वी में 2 व्यक्ति थे। एक थे मिस्टर डेविड हायर, जो स्विट्जरलैंड के थे, जो घड़ी बनाते थे, और दूसरे आदमी थे सर हाइड। इनके साथ मिलकर के राजा राममोहन राय ने 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। तो भारत में शिक्षा के दृष्टिकोण से यह भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि राजा राममोहन राय ने डेविड हायर और सर हाइड, इन 2 लोगों के साथ मिलकर के 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। हिंदू कॉलेज की स्थापना की। क्लियर? चलिए, अब उसके बाद हम आगे आते हैं और आगे चर्चा करते हैं प्राच्य पाश्चात्य का जो विवाद था और उसके बाद क्या हुआ। जैसा मैंने कहा कि लॉर्ड मैकाले जो था वो पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक था। वो चाहता था कि यूरोपीय शिक्षा भारत में दी जाए, मतलब इंग्लिश मीडियम हो और यूरोप के जो विषय है वो भारत में पढ़ाए जाए। वो इसका समर्थक था। कौन? लॉर्ड मैकाले। और जो विवाद हुआ था कि प्राचीन मतलब भारतीय विषय हो, भारतीय भाषाएं हो, या प्राचीन पाश्चात्य विषय और यूरोप की सब्जेक्ट हो, मैकाले गुट जीत गया। और अल्टीमेटली आपने सुना होगा 1828 में साइमन कमीशन। तो साइमन जो कमीशन था, बेसिकली साइमन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल एक मतलब संवैधानिक नहीं, विधिक आयोग, उसको विधिक आयोग के नाम से हम लोग जानते हैं। मैं आपको बताऊं, इसका 1828 में जो बना था, 1813 के चार्टर में एक आता कि एक विधिक आयोग बनेगा, लेकिन वो विधिक आयोग 1823 तक बना नहीं। उसके बाद 1828 में वही साइमन कमीशन के नाम से आया। क्लियर? अब हुआ क्या कि 1831 ईस्वी में गवर्नर जनरल की काउंसिल का मेंबर था मैकाले। जो मैकाले था, बेसिकली मैकाले उसमें जीत गया इस विवाद में कि ये वाली शिक्षा प्रणाली भारत में चलेगी। अब मैकाले जब जीत गया तो उसके बाद मैकाले ने अपना एक पूरा का पूरा एजेंडा तैयार किया भारत के लिए। और मैकाले की सोच क्या थी? मैकाले ये कहता है कि भारत में जो है कोई ज्ञान नहीं है, यहाँ की भाषाओं में कोई दम नहीं है, यहाँ पर सब अनर्गल चीजें पढ़ाई जाती हैं। तो उसने पूरा का पूरा एक अपना मिनट तैयार किया, जिसको हम लोग कहते हैं मैकाले मिनट के नाम से हम उसको जानते हैं। और हिंदी में उसके लिए होता है मैकाले कार्यव्रत। और ये मैकाले ने तैयार किया भारत के लिए 1835 में। विलियम बेंटिक जो गवर्नर जनरल था भारत का, बेसिकली विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल था। विलियम बेंटिक से पहले पूरा का पूरा जो शासन था भारत का वो रेगुलेट होता था कलकत्ता से, यानी बंगाल के गवर्नर जनरल से। और फिर विलियम बेंटिक को क्या कर दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल, यानी पूरे देश का गवर्नर जनरल बना दिया गया। सो मैकाले ने अब फिर अपना मिनट प्रस्तुत किया। और भारत में मैकाले जो है शिक्षा का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। भारत में मैकाले एजुकेशन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। मैकाले ने क्या किया? मैकाले ने एक मिनट रखा और उसमें 2-3 चीजें उसने कही। उसने कहा कि भारत में शिक्षा यूरोपीय विषयों की दी जानी चाहिए, और खास करके आधुनिक विषय जैसे गणित, विज्ञान,
फिजिक्स, केमिस्ट्री और लैटिन के सब्जेक्ट भी उसने इसमें इंक्लूड किए। उसके अलावा उसने कहा इंग्लिश मीडियम में एजुकेशन होनी चाहिए, इंग्लिश मीडियम में एजुकेशन होनी चाहिए, ये बात कही लॉर्ड मैकाले ने। और लॉर्ड मैकाले ने जो अपनी सारी संस्कृतियां रखी थी, वो सारी की सारी संस्कृतियों को उन्होंने स्वीकार कर लिया। किसने? विलियम बेंटिक ने। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, उन्होंने उनको स्वीकार कर लिया। और फिर आगे चल करके भारत की शिक्षा प्रणाली मैकाले के नाम से ही आगे बढ़ती रही। और मैकाले को भारत में शिक्षा के क्षेत्र में टर्निंग पॉइंट माना जाता है। उसकी अच्छाइयां भी हैं और बुराइयां भी हैं। उसकी बुराई यह थी मैकाले की कि उसने भारतीय भाषाओं की उपेक्षा की। उसको लगा कि भारत की भाषाओं में कोई दम नहीं है, और इस कारण से उसने भारतीय भाषाओं की और भारतीय दर्शन और जो भारत का ज्ञान था उसकी उपेक्षा की मैकाले ने। लेकिन मैकाले की एजुकेशन की एक खास बात क्या थी कि मैकाले की शिक्षा के माध्यम से उसने भारत को इंटरनेशनली जोड़ दिया। मतलब भारत को वैश्विक शिक्षा के माध्यम से उसने जोड़ दिया। अब भारत में भी बात हो सकती थी किसकी? फिजिक्स पढ़ सकते थे लोग, केमिस्ट्री पढ़ सकते थे भारत में विश्व की जो लैंग्वेज बन रही थी उस समय इंग्लिश, उसमें लोग पढ़ सकते थे। तो दुनिया के बारे में भारत के लोगों को अधिक बड़ा दृष्टिकोण विकसित करने का अवसर मिल गया। क्लियर है? सो ये जो सारी चीजें थी वो लॉर्ड मैकाले के माध्यम से भारत के लोगों को भी उपलब्ध होने लगी। और इस कारण से मैकाले की जो एजुकेशन थी, वो मैकाले की एजुकेशन ने भारत को वैश्विक ज्ञान के साथ जोड़ दिया। ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसलिए आपने देखा होगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो पढ़ाई होती थी, भारत में जो पढ़ाई थी, उसमें ज्ञान विज्ञान पर उतना फोकस था नहीं। अगर आप 1500 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी के अगर आविष्कार पढ़ेंगे, 1600 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक, तो आप देखेंगे कि भारत में कोई आविष्कार नहीं हुए, भारत में कोई साइंटिफिक आविष्कार नहीं हुए। आप सारी की सारी चीजें देखेंगे कि यूरोप उस समय दुनिया में आगे था ज्ञान विज्ञान में। जितने आविष्कार हो रहे हैं, जैसे प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार, हवाई जहाज का आविष्कार, बल्ब का आविष्कार, बिजली का आविष्कार, ये सब यूरोप कर रहा है। क्योंकि यूरोप में क्या है, तर्कवाद आ गया था, यूरोप में ज्ञान विज्ञान आ गया था, यूरोप में क्या, हाँ, साइमन कमीशन 1928 में था। ये एक, इसको करेक्ट कर लीजिए प्लीज। यहां पे क्या है, एक संवैधानिक आयोग बना था। और चलो, तर्क वितर्क के माध्यम से, तर्क और विज्ञानवाद के साथ भारत जुड़ गया पूरे विश्व के साथ। भारत पूरे विश्व के साथ यहां पे जुड़ गया। वो जो संवैधानिक आयोग था, वो बेसिकली आपका जो है, उसका नाम सांविधिक आयोग था, ना कि साइमन कमीशन। आप प्लीज करेक्ट कर लीजिए उस फैक्ट को। साइमन कमीशन 1928 में आया था। वो जिस आयोग की बात कर रहा हूं मैं, वो सांविधिक आयोग था, वो सांविधिक आयोग था, स्ट्रेटेजी कमीशन। सो उसको प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। तो मैकाले ने क्या है, मैकाले ने भारत की शिक्षा प्रणाली को वैज्ञानिक शिक्षा प्रणाली से जोड़ दिया। और उसी वजह से दुनिया भर में होने वाले तमाम जो आविष्कार हैं, तमाम जो आविष्कार थे, वो तमाम आविष्कारों के माध्यम से भारत उनके साथ जुड़ता चला गया। इसका लाभ भी हुआ, काफी हद तक लाभ हुआ। जैसे आज भी अगर हम देखें तो विश्व के जो जितने भी आप 90% आविष्कार देखिए, वो सब यूरोपियन की देन है। जर्मनी ने, इंग्लैंड ने और अमेरिका, और कुछ नहीं है। अमेरिका बेसिकली सारा का सारा देश इंग्लैंड का ही है। इंग्लैंड के ही अच्छे लोग जाके उन्होंने अमेरिका बसाया है। तो अमेरिका के लोगों ने, इंग्लैंड के लोगों ने, फ्रांस के लोगों ने, जर्मनी के लोगों ने, इन्हीं लोगों ने सारे आविष्कार किए। तो उनकी शिक्षा प्रणाली क्या थी, मॉडर्न एजुकेशन थी, जिसमें विज्ञान था, जिसमें तर्कवाद था। इस कारण से यूरोप पूरी दुनिया का राजा बन गया। और फिर उसी शिक्षा प्रणाली के साथ भारत को मैकाले ने जोड़ा। उसकी अपनी चाहे जो भी सोच रही हो, उसकी चाहे जो भी सोच रही हो, लेकिन कुल मिलाकर के भारत को उसने मॉडर्न एजुकेशन और मॉडर्न जो लैंग्वेज है खास करके, उसके साथ उसने जोड़ दिया। कुछ नुकसान थे, लेकिन बड़े पैमाने पर उसकी एजुकेशन का फायदा भी था। क्योंकि हम लोग ज्ञान विज्ञान इन सब चीजों के बारे में चर्चा करते ही नहीं थे। हम लोग इन सब चीजों के बारे में कोई भी डिस्कशन हम नहीं करते थे, क्योंकि भारत में एक तरीके से भाग्यवादी देश बन चुका था। आप ये सोचिए कि अगर आप ये बताइए, अगर भारत में इतना ही ज्ञान विज्ञान और ये सारी चीजें थी उस समय, तो भारत ब्रिटेन का गुलाम ही कैसे हो गया? भारत जो है क्यों गुलाम बन गया ब्रिटेन का? और भारत ही नहीं, अफ्रीका देखिए, पूरा अफ्रीका गुलाम हो गया इंग्लैंड का, इंडोनेशिया गुलाम हो गया,
श्रीलंका गुलाम हो गया, म्यांमार गुलाम हो गया। यानी जो सभ्यताएं समय के साथ आगे चल रही थी, जिनके पास एक्सपेरिमेंट थे, जिनके पास मॉडर्न एजुकेशन थी, उन्होंने अपने ज्ञान से अपनी शक्ति अर्जित की और उसके माध्यम से पूरी दुनिया पर उन्होंने अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। यह बिल्कुल सच्चाई है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। आप चाहे कितनी भी घृणा करिए उनसे, लेकिन वो सुपीरियर थे, वो सुपीरियर थे आपसे सोचने में। आप भारत में करोड़ों लोग थे और वो केवल हजारों में आए थे। भारत के अंदर करोड़ों लोग थे और वो हजारों में आकर के भारत के ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया था। तो हम कभी कभार क्या होता है, इतिहास को पढ़ने के क्रम में हमें बिल्कुल न्यूट्रल होकर पढ़ना चाहिए और इसको स्वीकार करना चाहिए। जैसे हिरोशिमा और नागासाकी पर अगर अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे तो मतलब गिराए थे, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते हो, चाहे आपकी कोई भी फीलिंग हो। क्लियर। अब उसके बाद हम आते हैं, मैकाले की शिक्षा प्रणाली भारत में चल गई, लेकिन मैकाले की शिक्षा प्रणाली को एकदम स्वीकार नहीं किया गया। उसकी प्रतिक्रिया में लोगों के अंदर ये बातें उठती रही कि भारतीय जो परंपरा है, भारतीय जो ज्ञान है, भारतीय जो विषय है, भारतीय जो भाषाएं हैं, इनकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। उसको लेकर के लगातार मांगे चलती रही और आगे चल करके धीरे धीरे उनको भी समाहित किया गया, लेकिन उस स्तर पर नहीं। उनको समाहित किया गया लेकिन उस स्तर पर नहीं। और आगे चल करके हम देखते हैं कि जब भारत देश आजाद हुआ तब जाकर के मातृभाषा की शिक्षा को अहमियत मिली, जिसको हम लोग बोलते हैं स्थानीय भाषा में शिक्षा, उसको अहमियत मिली। क्लियर। अब हम लोग आगे, जैसे मैंने कहा ना कि ये सब चीजें क्या है, आप ये देखिएगा कि भारत में संस्कृत जो है लोग जानते ही नहीं थे, तो आम लोगों के लिए भाषा, वो एजुकेशन उपलब्ध हो ही नहीं सकती थी आम लोगों के लिए, क्योंकि भारत में आम लोग संस्कृत नहीं जानते थे, वो दरबारी भाषा थी। और मुगल काल में आकर के फारसी और अरबी जो है महत्वपूर्ण हो गई थी। ऐसे में आप सब लोगों को ये कि सारी के सारी चीजें पता नहीं चली। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसको हम बोलते हैं शिक्षा का अधोनिधि सिद्धांत, मतलब अधोमुखी निश्चितन का सिद्धांत था, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। मैकाले का यह भी मानना था कि अगर हम कुछ उच्च वर्ग को शिक्षा दें तो वो शिक्षा छन छन के नीचे तक पहुंच जाएगी, जो कि बहुत गलत अप्रोच थी। इस सिद्धांत पर मैकाले की पूरी आलोचना करनी चाहिए, क्योंकि मैकाले ये मानता था कि अगर हम लोग ऊपर लेवल पर अगर कुछ लोगों को अच्छी शिक्षा दे देते हैं तो ये शिक्षा छन छन के नीचे तक पहुंचेगी, जिसको उसने कहा शिक्षा का अधोमुखी निश्चितन सिद्धांत, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। इसको इस कारण से एक तरीके से इलिटिज्म को बढ़ावा मिला। इलिटिज्म का मतलब क्या होता है, इलिट लोग तैयार होना, कि समाज का एक वर्ग था सिर्फ जिसको शिक्षा मिल सकती थी और बाकी लोगों को शिक्षा नहीं मिल पाएगी। क्यों? क्योंकि शिक्षा कोई ऐसी चीज नहीं है कि ऊपर 10 लोगों ने पढ़ ली और नीचे 1 लाख लोगों तक पहुंच जाएगी, ये बहुत मुश्किल है। शिक्षा एक ऐसी व्यापक अवधारणा थी जो हमें सबको देनी चाहिए थी, और मैकाले ने वही गलती की। मैकाले ने सबके लिए शिक्षा की व्यवस्थाएं नहीं सोची। उसने कहा कि हम लोग ऐसा काम करें कि ऊपर के कुछ लोगों को एजुकेशन दे दें और ये छन छन के फिल्टर की तरह नीचे तक पहुंचती रहेगी, जो कि पूरी तरीके से क्या हो गया, फेल हो गया। ये सारी की सारी चीजें पूरी तरीके से फेल हो गई। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे क्या हुआ, 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। 1835 में अंग्रेजों ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की और यह भारत में बनने वाला पहला मेडिकल कॉलेज था। जो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज है वो भारत में बनने वाला सबसे पहला मेडिकल कॉलेज था, जिसकी स्थापना अंग्रेजों ने 1835 में की। 1851 में पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। 1851 में पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई और 1847 में रुड़की में एक इंजीनियरिंग कॉलेज बना। तो ये सवाल आईएएस में भी आया था एक बार कि भारत में सबसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है, तो कुछ लोगों ने उसमें ऑप्शन थे, जैसे रुड़की था, खड़गपुर था, कानपुर था, दिल्ली था। तो भारत में जो पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है, भारत में पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसकी स्थापना 1847 में ब्रिटिश काल में हुई थी। अब ये हो गया हमारा लॉर्ड मैकाले और विलियम बेंटिक तक का उपक्रम कि उनके समय तक किस तरह की शिक्षा भारत में चली। अब मैकाले की जो एजुकेशन थी, ऐसा नहीं था कि इसको यूं ही एक्सेप्ट कर लिया गया, इसके विरुद्ध भी लोगों ने बोलना शुरू किया कि इसमें ये कमियां हैं। और आप जानते हैं कि कोई अगर एक चीज बनती है, उसमें अगर कोई कमी होती है तो उसको आगे संशोधित किया जाता है।
उसको आगे सुधारा जाता है। इसी सिलसिले में 1854 ईस्वी में एक नई व्यवस्था अंग्रेज लेके आए जिसको हम लोग कहते हैं वुड का डिस्पैच, एक व्यापक योजना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो अंग्रेज जो है भारत के शासन को बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से संचालित करते थे, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो हेड था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का हेड था चार्ल्स वुड। और इसी चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में 1854 में इसने शिक्षा के लिए अपनी एक योजना प्रस्तुत की, जिसको हम लोग इतिहास में वुड का डिस्पैच कहते हैं, जिसे हम वुड का डिस्पैच कहते हैं 1854। और यह भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट है एजुकेशन के सिस्टम में, वुड का डिस्पैच। ये कई बार सवाल आ जाते हैं आपके सामने कि वुड का डिस्पैच किससे संबंधित था। क्लियर? आगे चलते हैं। और आगे क्या था, वुड के डिस्पैच में क्या कहा गया था कि उच्च शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में होगी। तो मैकाले से डिफर हो रहा है। मैकाले ने कहा था केवल अंग्रेजी माध्यम में रखो, वुड ने कहा कि उच्च शिक्षा जो हायर एजुकेशन है, डिग्री और यूनिवर्सिटी की एजुकेशन है, वो अंग्रेजी में होनी चाहिए, और जो जनसाधारण की जो छोटी क्लासेस की जो पढ़ाई है वो देशी भाषा में होनी चाहिए। उसके अलावा यह कहा था कि निजी क्षेत्र को भी शिक्षा में अलाउ करना चाहिए, और पाश्चात्य शिक्षा जो वेस्टर्न एजुकेशन है इसका प्रसार करना चाहिए। और वुड ने यह कहा कि लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर कलकत्ता, बंबई, मद्रास में विश्वविद्यालय खोले जाने चाहिए, और टीचर्स ट्रेनिंग, अध्यापक ट्रेनिंग की व्यवस्था करनी चाहिए, और महिला एजुकेशन पर काम करना चाहिए, और प्रत्येक प्रांत के लिए अलग से शिक्षा विभाग की स्थापना की जानी चाहिए। और यह कहा गया वुड के डिस्पैच ने कि शिक्षा को धर्मनिरपेक्ष बनाना चाहिए, यानी सेकुलर एजुकेशन की बात करनी चाहिए। तो जो वुड का डिस्पैच है ये भारतीय शिक्षा का, इसको मैग्ना कार्टा कहते हैं। मतलब भारत की शिक्षा में अगर सबसे बड़ा कोई दस्तावेज है तो उसे हम लोग कहते हैं वुड का डिस्पैच। 1854 चार्ल्स वुड था बोर्ड ऑफ कंट्रोल का हेड, उसने ये भारत के सामने भारत की एजुकेशन को लेकर रखा था, वुड का डिस्पैच। आप इसको याद रखिएगा, अगर कभी ये सवाल आता है कि भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो यही 1854 का वुड का डिस्पैच है। क्या क्या था उसमें फिर सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि हायर एजुकेशन है, जो विश्वविद्यालय और कॉलेज की शिक्षा है वो अंग्रेजी माध्यम में हो, लेकिन जो छोटी क्लास की शिक्षा है वो स्थानीय भाषा में हो। निजी क्षेत्र को शिक्षा में परमिशन मिले, वेस्टर्न एजुकेशन यानी पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर भारत में भी कलकत्ता, बंबई और मद्रास में यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय खोले जाए, और अध्यापक शिक्षा ट्रेनिंग, टीचर्स ट्रेनिंग की व्यवस्था हो, महिला शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान हो। उसके अलावा हर प्रांत के लिए अलग से शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए, और भारत में जो शिक्षा हो वो धर्मनिरपेक्ष शिक्षा हो। कैसे? सेकुलर शिक्षा हो। ये बात कही थी वुड के डिस्पैच ने। तो वुड के डिस्पैच में जो 9-10 पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस किए हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं ये कभी भी कई बहुत बार जो है आईएएस की मुख्य परीक्षाओं में पूछे गए हैं। वुड के डिस्पैच को भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, और इसको लेकर के पीसीएस में, बैंक, रेलवे, एसएससी में तो न जाने कितने बार क्वेश्चंस आए हैं। मैं कह रहा हूं आईएएस में सबसे ज्यादा अगर एजुकेशन में सिस्टम क्वेश्चन पूछे गए हैं तो एजुकेशन में सर्वाधिक सवाल वुड के डिस्पैच से पूछे गए हैं। तो जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लोग हैं वो लोग ध्यान रखें कि वो लोग चाहें तो ये वुड के डिस्पैच के 9 पॉइंट को याद कर लें, ये बड़े काम आएंगे आपके। उसके बाद क्या हुआ, इनमें से बहुत सारी सिफारिशों को माना गया, और जैसा आप जानते हैं 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बंबई में 3 विश्वविद्यालय खोले गए। भारत में मद्रास, बंबई और कलकत्ता में 1857 में 3 विश्वविद्यालय खोले गए। इससे पहले भारत में विश्वविद्यालय ब्रिटिश काल में या मुगल काल में नहीं थे। पहली बार अंग्रेजी जो कॉन्सेप्ट है उसी के आधार पर भारत में 1857 में ये 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। तो भारत के जो तीनों पहले विश्वविद्यालय हैं, कलकत्ता विश्वविद्यालय, बंबई विश्वविद्यालय और मद्रास विश्वविद्यालय, ये बेसिकली वुड का जो डिस्पैच है उसकी सिफारिशें हैं। वुड का जो डिस्पैच है उसकी सिफारिशों के आधार पर ये तीनों के तीनों विश्वविद्यालय खोले गए थे। अब इसमें से बहुत सारी सिफारिशें मानी गई, उन पर काम भी किया गया। उसके बाद शिक्षा में अंग्रेजों का अगला कदम था 1882 में उन्होंने विलियम हंटर की अध्यक्षता में 1854 में जो वुड जो डिस्पैच था उसकी समीक्षा और प्रगति के लिए कमीशन बनाया, जिसको बोलते हैं हंटर कमीशन। हंटर कमीशन विलियम हंटर नाम के एक व्यक्ति की अध्यक्षता में बनाया गया था। उसका काम यह देखना था कि 1854 में
जो वुड का डिस्पैच आया था उसकी कितनी सिफारिशें मानी गई, कितना उस पर काम हुआ। तो अंग्रेज क्या थे, अंग्रेज कानून को बहुत मानते थे, तो हर चीज वो सिस्टमेटिक करते थे। पहले एक चीज आई, फिर उसकी समीक्षा के लिए आयोग बनाया, फिर नया कानून बनाया। इस तरीके से वो क्या थे, वो क्रमबद्ध तरीके से काम करते थे। और इस आयोग ने भारत में, इस हंटर कमीशन पहला आयोग था जिसमें भारतीय शामिल थे। यानी अब तक जो है भारत की शिक्षा के लिए अंग्रेज जो भी काम कर रहे थे, जो भी योजनाएं बना रहे थे, जो भी आयोग बना रहे थे, किसी में भी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था। 1882 में बने हंटर कमीशन में पहली बार भारतीयों को शामिल किया। हंटर कमीशन में बहुत सारे मेंबर थे, उसमें 8 भारतीय भी थे। तो कभी आपके सामने यह भी सवाल आ सकता है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था के विकास क्रम के लिए अंग्रेजों ने जो अलग अलग आयोग बनाए उसमें पहली बार कब भारतीयों को शामिल किया। तो पहली बार उन्होंने भारतीयों को शामिल किया 1882 के हंटर आयोग में। हंटर कमीशन पहला आयोग था जिसमें 8 भारतीयों को अंग्रेजों ने शामिल किया। उनसे सलाह मशवरा की कि भारत में हम शिक्षा व्यवस्था को कैसे आगे सुदृढ़ करें, कैसे उसको आगे बढ़ाएं। हंटर आयोग ने 4-5 बहुत महत्वपूर्ण सिफारिशें दी। क्या सिफारिशें दी? उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा जो है वो स्थानीय भाषा में हो, जो प्राइमरी एजुकेशन है वो स्थानीय भाषा में होनी चाहिए। उसके अलावा माध्यमिक स्तर पर जो शिक्षा है उस शिक्षा के 2 भाग हों। माध्यमिक स्तर की शिक्षा में एक भाग तो वो हो जो लोग आगे ग्रेजुएशन करना चाहते हैं उसकी तैयारी करें, और एक माध्यमिक स्तर पर शिक्षा हो व्यावसायिक शिक्षा, जिसमें लोग कोई दस्तकारी, कोई हाथ का काम, कोई स्किल सीखें। तो माध्यमिक स्तर की शिक्षा को 2 भागों में बांट दिया। हंटर आयोग ने कहा कि प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषा में हो। माध्यमिक शिक्षा में 2 तरीके अपनाए जाएं, एक वो लोग जो विश्वविद्यालय की पढ़ाई आगे जारी रखना चाहते हैं उनकी पढ़ाई हो, और बाकी माध्यमिक शिक्षा में पढ़ने वाले लोगों को व्यावसायिक शिक्षा की ओर मोड़ा जाए। उसके अलावा क्या था, निजी उद्योग को शिक्षा में कार्य करने के लिए अवसर दिए जाएं, उसको बढ़ावा दिया जाए। किसको? एक तरीके से कह सकते हैं प्राइवेट सेक्टर को शिक्षा में शामिल करने का उन्होंने कार्य किया। अच्छा, कुछ लोगों के यहाँ पर डिबेट और क्वेश्चन चल रहे हैं, आप लोग प्लीज बाद में कर लीजिएगा डिबेट। कोई भी क्वेश्चन अगर आपका रहता है तो आप मुझसे पूछिएगा, मैं आपको जवाब दूंगा। आप अनावश्यक चीजों से दूसरे लोगों को भी डिस्टर्ब ना करें प्लीज, तो अच्छा होगा। सरकार को माध्यमिक एवं कॉलेज शिक्षा से हट जाना चाहिए। एक तरीके से हंटर कमीशन ने यह कहा कि सरकार को माध्यमिक शिक्षा और जो कॉलेज की शिक्षा है उसमें दखल नहीं देना चाहिए, वो प्राइवेट सेक्टर के हाथों में छोड़ देनी चाहिए। तो हंटर कमीशन का नुकसान क्या होता कि एक तरीके से अगर शिक्षा में प्राइवेट सेक्टर आ जाएगा तो वो शोषण करेगा, वो मुनाफे के लिए काम करेगा। तो भारतीयों के लिए एक तरीके से हंटर कमीशन की ये सिफारिश क्या थी, नुकसानदायक थी। क्लियर? आगे हम चलते हैं और आगे हम बात करते हैं 1800 इसी में हंटर कमीशन 1882 में आया, 1882 में। उसी हंटर कमीशन के बाद 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जो आगे चल करके भारत का सबसे महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय बन गया था, जिसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय भारत के एक बहुत बड़े विश्वविद्यालय में कन्वर्ट हुआ। ये जितने सारे विश्वविद्यालय हैं कौन बना रहे हैं? अंग्रेज बना रहे हैं। ये सारी की सारी जो यूनिवर्सिटी बन रही है भारत में, ये सब अंग्रेज बना रहे हैं। तो हम लोग इन चीजों को बड़े ध्यान से रखें कि शिक्षा को लेकर के वैश्विक मानदंडों के अनुसार वो चल रहे हैं, लेकिन दबाव में, वो जब भारतीयों की तरफ से दबाव पड़ता है उस दबाव के आधार पर वो आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या हुआ, 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय बना। फिर जैसा मैंने कहा कि 1882 का हंटर कमीशन था, उसके लगभग 20 साल बाद फिर अंग्रेजों ने भारत की शिक्षा के बारे में मंथन करना शुरू किया, और लॉर्ड कर्जन जो भारत में बड़ा विवादित गवर्नर जनरल था, जिसने बंगाल का विभाजन कर दिया था, उसी लॉर्ड कर्जन ने 1901 में हायर एजुकेशन के लिए एक सम्मेलन बुलाया शिमला में 1901 में, उच्च शिक्षा के लिए। और उसमें उसने लगभग 150 से ज्यादा अधिकारियों को और उच्च शिक्षाविदों को उसमें आमंत्रित किया, और उसमें कुछ प्रस्ताव पारित किए गए जिनको कहा जाता है शिमला प्रस्ताव, जिनको हम लोग कहते हैं शिमला प्रस्ताव। और इसके बाद उसने थॉमस रैले की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया, और उस आयोग ने भारत में 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया। तो लॉर्ड कर्जन के समय क्या हुआ, लॉर्ड कर्जन ने हायर एजुकेशन पर बड़ा फोकस किया और थॉमस रैले की अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया, और रैले कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पर 1904 ईस्वी में
भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया, जिसमें यह प्रावधान थे कि किस तरीके से विश्वविद्यालय में पढ़ाई हो, किस तरीके से उनको रेगुलेट किया जाए। क्लियर? आगे हम आते हैं, इसमें क्या क्या था? अध्ययन एवं शोध को बढ़ावा देना, यानी जो रेले कमीशन के बाद विश्वविद्यालय अधिनियम बना था, उसमें यह था कि हमें पढ़ाई के साथ साथ रिसर्च पर भी बढ़ावा देना चाहिए। उसके अलावा विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण इसमें बढ़ता चला गया। विश्वविद्यालय अधिनियम के माध्यम से क्या हुआ? सरकार का जो अंकुश है वो विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी पर बढ़ता चला गया। उसके अलावा गवर्नर जनरल जो था और उसकी जो काउंसिल थी, एक तरीके से विश्वविद्यालय पर उनका बहुत निर्णायक अधिकार हो गया। विश्वविद्यालय के मामले में कोई भी निर्णय लेना होता तो एक तरीके से गवर्नर जनरल उसका सर्वे सर्वा हो गया। अब आगे चल करके शिक्षा में क्या हुआ? आगे चल करके 1917 में अंग्रेजों ने एक और कमीशन बनाया जिसका नाम था सैडलर आयोग। सैडलर आयोग या सैडलर कमीशन। तो सैडलर आयोग और सैडलर कमीशन से पहले हम एक दो फैक्ट जान लें। भारत में 1906 में बड़ौदा के महाराजा ने आई थिंक जो प्राथमिक शिक्षा है, जो प्राथमिक शिक्षा थी, प्राइमरी एजुकेशन, इसको निःशुल्क कर दिया था। किसने? बड़ौदा के महाराजा ने। तो बड़ौदा के महाराजा ने पहली बार भारत में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क किया था। यह बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। यह बात है आपकी 1906 की। कभी भी यह सवाल आपके सामने आ सकता है कि भारत में शिक्षा को सबसे पहले, इसको लेकर के बहुत सारी बातें हो रही थी, लेकिन इसको लेकर के निःशुल्क करने का काम सबसे पहले किया था बड़ौदा के महाराजा ने। उन्होंने जो है प्राथमिक शिक्षा को भारत में निःशुल्क कर दिया था और कहा था कि कोई भी व्यक्ति शिक्षा को ग्रहण कर सकता है। उसके बाद 1917 में शिक्षा को लेकर के सैडलर आयोग बना, जिसको हम लोग बोलते हैं सैडलर कमीशन। सैडलर कमीशन ने विश्वविद्यालय की समस्याओं का अध्ययन किया, जैसा कि लॉर्ड कर्जन ने अपना विश्वविद्यालय अधिनियम पारित कर दिया था, उसका अध्ययन किया। और सैडलर आयोग में 2 भारतीयों को नियुक्त किया गया। सैडलर आयोग में 2 भारतीयों को नियुक्त किया गया। पहले भारतीय थे आशुतोष मुखर्जी और दूसरे भारतीय का नाम था जियाउद्दीन अहमद। तो सैडलर आयोग में 2 भारतीयों को लिया गया और सैडलर आयोग यूनिवर्सिटी एजुकेशन पे काम कर रहा था कि विश्वविद्यालय जो शिक्षा है उसमें कैसे काम हो। 2 भारतीय आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद ये सैडलर कमीशन के मेंबर थे। इसने क्या सिफारिश की सैडलर आयोग ने? सैडलर आयोग ने कहा कि जो विद्यालय की शिक्षा है, यानी जो स्कूल एजुकेशन है, ये 12 साल तक की होनी चाहिए। स्कूली जो शिक्षा है ये 12 साल की, यानी पहली क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक आप समझ सकते हैं, 12 साल तक की ये शिक्षा होनी चाहिए। उसके अलावा उन्होंने कहा कि इंटर के बाद स्नातक, यानी इंटरमीडिएट के बाद जो स्नातक है वो 3 वर्ष की होनी चाहिए। आज भी यही पैटर्न है। आज भी हम देखते हैं कि 12वीं के बाद 3 वर्ष की शिक्षा का पैटर्न है ग्रेजुएशन का। तो उन्होंने कहा कि सैडलर आयोग ने कहा कि इंटरमीडिएट के बाद ग्रेजुएशन 3 साल का होना चाहिए। और क्या कहा? उन्होंने कहा कि कलकत्ता विश्वविद्यालय भारत सरकार के अधीन न होकर के, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भारत सरकार है उसके अधीन न होकर के ये किसके अधीन हो? ये बंगाल की सरकार के अधीन हो। और इसने कहा कि ढाका में भी एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए, क्योंकि बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत है। तो उन्होंने कहा कि इसमें ढाका में भी एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। और फिर इस दौरान हम देखते हैं 1916 से लेकर 1921 तक भारत में कई और बड़े विश्वविद्यालय खोले गए। जैसे आपने देखा होगा अलीगढ़ विश्वविद्यालय। अलीगढ़ विश्वविद्यालय 1916 में खुला। उसके बाद मैसूर विश्वविद्यालय है, पटना विश्वविद्यालय है, बनारस विश्वविद्यालय, कई सारे विश्वविद्यालय इस काल में भारत में 1916 से लेकर के 1921 के दौरान खोले गए। तो एक तो याद रखिएगा कि भारत में पहले 3 विश्वविद्यालय थे, वो कलकत्ता, बंबई और मद्रास थे, और चौथा विश्वविद्यालय था इलाहाबाद विश्वविद्यालय। बाकी विश्वविद्यालय उसके बाद खोले गए, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हो, चाहे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो, जितने सारे विश्वविद्यालय ही है आगे चल करके बाद में खोले गए भारत में। उसके बाद अंग्रेजों ने 1929 ईस्वी में एक समिति बनाई जिसका नाम था हार्टोग समिति। यह भी शिक्षा के लिए थी। कुछ फैक्चुअल चीजें हैं, तो कुछ फैक्चुअल चीजें आप लोग याद रखिएगा। 1929 में एक हार्टोग समिति बनाई, और यह क्या था? हार्टोग समिति ने अपनी कुछ सिफारिशें की शिक्षा के लिए। क्या सिफारिशें थी? बहुत सिंपल सी 2 सिफारिशें थी कि प्राथमिक शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व पर
दिया जाना चाहिए। और उसके अलावा ग्रामीण से माध्यमिक के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में माध्यमिक शिक्षा के साथ व्यवसायिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए। यानी व्यवसायिक शिक्षा की बात भी हार्टोग समिति ने की थी। हार्टोग समिति केवल आप लोग फैक्ट के लिए याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है जब सैडलर आयोग के बाद क्या हुआ तो वो हार्टोग समिति है, ये हो सकता है कभी भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। एक बार हम सारे को रिवाइज कर देंगे, पहले कंप्लीट कर ले, फिर उसके बाद अब देखिए भारतीयों का रोल शुरू होता है। भारत में 1937 में 1937 में वर्धा योजना, जो महात्मा गांधी के दिमाग की उपज थी, वर्धा योजना, जिसको हम कहते हैं वर्धा योजना, शिक्षा की बुनियादी योजना, वर्धा योजना। इस वर्धा योजना में कहा गया था कि महात्मा गांधी का अपना एक पत्र था, अखबार निकालते थे द हरिजन। महात्मा गांधी एक अखबार निकालते थे द हरिजन। द हरिजन में उन्होंने कहा कि भारत में शिक्षा प्रणाली कैसी होनी चाहिए, उसको लेकर के वो अपने आर्टिकल में लिखते थे। क्लियर? सो इसमें क्या हुआ कि महात्मा गांधी की जो प्राथमिक शिक्षा की बुनियादी योजना थी, उस बुनियादी योजना को लीड किया, एक समिति बनाई गई जाकिर हुसैन जी के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? जाकिर हुसैन, जो भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने थे। आपको याद होगा भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद दूसरे राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और तीसरे राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन। तो जो ये जाकिर हुसैन साहब थे, इन्हीं की अध्यक्षता में एक समिति बनी, और इस समिति ने भारत में वर्धा जो योजना थी, महात्मा गांधी के जो विचार थे उनके आधार पर, जिसको बोलते हैं शिक्षा की बुनियादी योजना, ये बुनियादी योजना भारत में प्रस्तुत की गई जाकिर हुसैन समिति के द्वारा। इसमें क्या था? इसमें इन्होंने कहा कि 7 से 14 साल तक की शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य होनी चाहिए। 7 से लेकर के 14 साल तक की जो शिक्षा है वो निःशुल्क भी होनी चाहिए और अनिवार्य भी होनी चाहिए। ये बात महात्मा गांधी ने 1937 में कही थी, लेकिन आपने देखा होगा कि भारत 1947 में आजाद हो गया। अब तो भारत में अंग्रेज नहीं रहे, लेकिन भारत में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का कानून 2002 में आया। यानी भारत की जो सरकारें हैं, इन सरकारों ने भी लगभग 50 साल से ऊपर तक भारत में निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को नहीं अपनाया था। तो हम अंग्रेजों को जितनी गालियां देते हैं ना, जितना बोलते हैं, हमें अपने बारे में भी सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। 2002 में आकर के अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा का कानून आया है। इससे पहले भारत में प्राथमिक शिक्षा में निःशुल्क शिक्षा नहीं थी, अनिवार्य शिक्षा का विषय नहीं था 2002 से पहले। आप लोग पढ़ सकते हैं राइट टू एजुकेशन, आरटीई। आप लोग आरटीई कानून को पढ़ लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि भारत में सरकार बनने के बाद भारतीयों ने भी इन सब चीजों पर बहुत गंभीरता से काम नहीं किया। इसलिए मैंने कहा ग्रामीण भारत को सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा है। जो रूरल इंडिया है, रूरल इंडिया को सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा है भारत में। वो विषय हमारे आते रहते हैं, हम उनकी चर्चा करते रहते हैं। फिलहाल हम लोग एजुकेशन की बातें कर रहे हैं, तो शिक्षा पर ही अपने आप को केंद्रित रखते हैं। तो वर्धा योजना क्या थी? इसमें कहा गया कि 7 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा हो। दूसरा क्या हुआ? उन्होंने कहा कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, यानी आपकी जो मदर टंग है, जो आप बोलते हैं, उसमें आपको शिक्षा बच्चे को दी जाए। और क्या कहा गया कि कोई भी बच्चा अपनी रुचि के अनुसार अगर कोई व्यवसायिक शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, मान लीजिए कोई फिटर का काम करना चाहता है, मान लीजिए कोई बिजली बनाने का काम करना चाहता है, कोई साइकिल बनाने का काम करना चाहता है, तो उसको अपनी रुचि के अनुसार व्यवसायिक शिक्षा चुनने का अवसर देना चाहिए। यह थी वर्धा की बुनियादी शिक्षा योजना, जो महात्मा गांधी के पत्र द हरिजन से निकलती थी। लेकिन जो समिति थी, इस समिति को हेड करते थे जाकिर हुसैन, जो भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने। उसके बाद अंग्रेजों ने भारत में शिक्षा के लिए अंतिम प्रयास किया। क्या अंतिम प्रयास किया? 1944 में, और इसको भारत में कहते हैं सार्जेंट योजना। इसका नाम है सार्जेंट योजना। सार्जेंट करके कोई एक अंग्रेज अधिकारी थे, उनके अध्यक्षता में एक योजना बनाई गई थी 1944 में, जिसको हम लोग कहते हैं सार्जेंट योजना। और इस सार्जेंट योजना में क्या हुआ? इसमें कहा गया कि भारत में प्रमुख शिक्षा परामर्शदाता था। ये भारत में 1935 में एक केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड बना था, उसका पुनर्गठन किया गया था। तो उसके ये प्रमुख सलाहकार थे मिस्टर सार्जेंट। और उन्होंने क्या कहा कि प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय देश भर में स्थापित हों। ये तो अच्छी बात है भाई, पूरे देश में अगर प्राइमरी स्कूल खुलेंगे और माध्यमिक स्कूल खुलेंगे तो ये भारत के लिए अच्छे हैं। क्लियर? दूसरा, 6 से 11 वर्ष की निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा हो।
6 से भाई भाई क्या नाम है आपका, अभी प्रबल प्रताप सिंह। आप कह रहे हो कि गांधी जी अंग्रेजी के प्रबल विरोधी थे। भाई पढ़ लिया करो प्रबल प्रताप सिंह, गांधी जी बैरिस्टर थे, आपको मालूम है। गांधी जी अंग्रेजी पढ़ के आए थे इंग्लैंड से, गांधी जी अंग्रेजी पढ़ के आए थे इंग्लैंड से, बैरिस्टर थे। आपको पता नहीं होगा, वो तमाम दलीलें तमाम कोर्ट में इंग्लिश में बोलते थे। आप कुछ भी लिखते रहते हो यार, पढ़ तो लिया करो भाई, है। आपको मालूम है गांधी जी की एजुकेशन क्या थी? गांधी जी हिंदी को अंग्रेजी के विरोधी थे। और जो जो आदमी खुद इंग्लैंड से पढ़ के आया है, जिसने इतनी सारी किताबें इंग्लिश में लिखी, तमाम सारे उसने जो है दलीलें दी कोर्ट में जाकर के, तमाम केस लड़े, अफ्रीका में जाकर के पूरे केस उन्होंने इंग्लिश में लड़े थे। चीजों को गहराई से समझिए। इसलिए कह रहा हूं कि आपके दिमाग में जो पूर्वाग्रह का कीड़ा है, इसको निकाल दीजिए। अगर आप अपने दिमाग में पूर्वाग्रह लेके पैदा हो गए तो आप कभी भी दुनिया में चीजों को सीख नहीं पाएंगे, आप कभी भी सीख नहीं सकते। क्योंकि अगर आपने मान लिया कि अकबर गंदा था, तो आपको दुनिया का कोई भी ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति आपके दिमाग को सही नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे अंदर एक वायरस आ गया कि पूर्वाग्रह का। इसलिए अच्छे पढ़े लिखे लोग वो होते हैं जो पूर्वाग्रह मुक्त होकर के चर्चा करते हैं, चीजों को विश्लेषण करते हैं, इसका अच्छा पक्ष क्या था, इसका बुरा पक्ष क्या था। जब हम सारी चीजों की चर्चा करेंगे तब हम सत्य के निकट पहुंचते हैं, और ऐसे ही लोग दुनिया को सही रास्ता दिखा पाते हैं। हमेशा हम लोगों को ये बात अपने जहन में रखनी चाहिए। हमारे कहने भर से हम ज्ञानी और पढ़े लिखे नहीं हो जाते। अगर मैंने मान लिया कि मेरे दादा जो है भारत के सबसे बड़े पहलवान हैं, अगर ये मैं पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो गया तो कभी भी मैं खली को और दारा सिंह को पहलवान नहीं मान सकता। इसलिए हम लोगों को पढ़े लिखे की भाषा में व्यवहार करना चाहिए। क्लियर? आई थिंक प्रबल प्रताप आपको समझ में आया होगा। आगे तो सार्जेंट योजना में उन्होंने कहा कि 6 से 11 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा हो, 6 से 11 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा हो। क्लियर? और वर्धा योजना क्या कहती है? वर्धा योजना कहती है कि 7 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा हो। आगे चल करके हम देखते हैं कि भारत में जो आरटीई बना, राइट टू एजुकेशन बना, उसमें 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। तो लगभग मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कि जो वर्धा योजना थी और जो सार्जेंट योजना थी, उनका एक तरीके से दोनों से पॉइंट्स को निकाल करके इसमें बात की गई है। आगे हम आते हैं, इसमें ये और कहा गया था कि 11 से 17 साल के बीच जो है 6 साल की शिक्षा हो बच्चों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए 11 वर्ष से लेकर के 17 वर्ष तक माध्यमिक स्तर की शिक्षा हो। उसके अलावा आगे उच्चतर विद्यालयों की स्थापना हो। उच्चतर विद्यालय मतलब जहां पर 10th 11th 12th की जो एजुकेशन होती है उसको बोलते हैं उच्चतर विद्यालय, उसकी बात की गई। तो ये सार्जेंट योजना अंग्रेजों का भारत में अंतिम प्रयास था। उसके बाद 1947 15 अगस्त में भारत स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्र होने के बाद भारत ने फिर अपनी शिक्षा प्रणालियां अपनाई और 1948 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ये सब बनना शुरू हुए। ये सारी चीजें भारत में धीरे धीरे विकसित हुई। फिर भारत में शिक्षा नीतियां बनना शुरू हुई और अलग अलग तरीके से उसमें अमेंडमेंट होते हो गए। तो वो जो सारी चीजें वो है आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी स्वतंत्रता के बाद की चीजें। अभी हमारा काम था ब्रिटिश काल में। मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं क्योंकि बहुत ज्यादा फैक्ट थे आज के हमारे इस सेशन में। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूं ताकि आप सब लोगों को याद रहे चीजें। भारत में अंग्रेजी राज की शुरुआत होती है 1765 से। उसके बाद भारत में बंगाल में गवर्नर बनना शुरू हुए। लॉर्ड क्लाइव भारत में पहला गवर्नर था क्योंकि लॉर्ड क्लाइव ने ही प्लासी का युद्ध जीता था। उसके बाद आगे चल करके वॉरेन हेस्टिंग भारत में बंगाल का गवर्नर बना और वॉरेन हेस्टिंग को ही फिर आगे चल करके गवर्नर जनरल बना दिया गया, जो एक तरीके से पूरे भारत को देखता था। उसके समय में भारत में शिक्षा पर काम होना शुरू हुए। ब्रिटिश काल में उन्होंने सबसे पहले कलकत्ता मदरसा खोला। उसके बाद आगे हम चल के देखते हैं कि बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई, फिर जो जोनाथन डंकन ने की थी। उसके अलावा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि राजा राममोहन राय ने भारत में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस नहीं हिंदू कॉलेज, बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो उन्होंने डेविड हायर और मिस्टर हाइड, ये दो आदमी थे, दोनों यूरोपियन थे, इनके माध्यम से उन्होंने की। उसके बाद भारत में अंग्रेज पहली बार 1813 के चार्टर एक्ट में यह विशेषता लेके आए कि भारत के लिए 1 लाख रुपया शिक्षा के लिए खर्च होना चाहिए। उसमें विवाद हो गया, वो पैसा खर्च नहीं हुआ। कुछ लोग कहते थे कि भारतीय विषयों का ज्ञान कराइए भारतीय भाषाओं में, कुछ लोग कहते थे कि यूरोप के विषयों का ज्ञान कराइए और यूरोप की भाषा में, मतलब अंग्रेजी में। कुल मिलाकर के आगे चल करके उसमें मैकाले जीता। मैकाले उसका काउंसिल का मेंबर था, गवर्नर की जो काउंसिल थी उसका मेंबर था वो एजुकेशन का, वो जीत गया और उसने अपने तरीके से
क्या किया, अपनी शिक्षा की योजना लागू कर दी, जिसमें उसने इंग्लिश मीडियम और ज्ञान विज्ञान पर आधारित मॉडर्न एजुकेशन को उसने अप्लाई कर दिया भारत में। उसके बाद आगे क्या हुआ, आगे चल करके मैकाले की जो शिक्षा व्यवस्था थी उसकी बहुत सारी खामियां थी। 1854 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में एक व्यवस्था हुई और चार्ल्स वुड ने एक डिस्पैच जारी किया और उसमें बहुत सारे प्रावधान भारत की शिक्षा के लिए उन्होंने किए। चार्ल्स वुड का जो डिस्पैच है 1854 का, इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। 1854 के बाद आगे क्या हुआ, 1854 के बाद अंग्रेजी सिस्टम में ये सारी चीजें चलती रही। 1882 में फिर उन्होंने समीक्षा करने के लिए एक आयोग बनाया जिसको हंटर कमीशन या हंटर आयोग के नाम से जानते हैं। उस हंटर आयोग में 8 भारतीय सदस्यों को भी शामिल किया गया। हंटर आयोग ने वुड के डिस्पैच की समीक्षा की और अपनी कुछ नई सिफारिशें की और उनको बाद में स्वीकार किया गया। अच्छा, 1854 का जो वुड का डिस्पैच था, उसके बाद भारत में 3 जो है यूनिवर्सिटी खुले, कलकत्ता में, बंबई में और मद्रास में। उसके बाद जो 1882 का हंटर आयोग आया, हंटर आयोग के बाद भारत में 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। उसके बाद लॉर्ड कर्जन जब भारत का गवर्नर जनरल बन के आया तो उसने क्या है, उसने जो है हायर एजुकेशन के लिए, विश्वविद्यालय एजुकेशन के लिए शिमला में कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद रेले कमीशन बनाया जो विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए था। और उसके बाद भारत में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। आगे चल करके 1904 में यह पारित किया गया। उसके बाद आगे क्या हुआ, आगे 1929 में, आई थिंक 1917 में सैडलर आयोग बना और सैडलर आयोग ने अपनी सिफारिशें दी। उसके बाद 1929 में 1929 में हर्टोंग समिति बनी, एक हर्टोंग आयोग बना और उसने अपनी सिफारिशें दी। उसके बाद 1937 में गांधी जी अपनी योजना को लेकर आ गए जाकिर हुसैन के माध्यम से, और उस योजना में उन्होंने माध्यमिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा की बातें की और मातृभाषा की बातें की। 1944 में अंग्रेजों ने अपनी अंतिम योजना प्रस्तुत की जिसको सार्जेंट योजना के नाम से जानते हैं, और उन्होंने भारतीय शिक्षा के लिए कुछ प्रावधान किए और आगे चल करके 1947 में भारत स्वतंत्र हो गया। जब भारत स्वतंत्र हो गया तो उसके बाद भारतीय शिक्षा प्रणाली का काम बाद में भारत की इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट्स ने किया। तो ये पूरा का पूरा विकास क्रम है अंग्रेजी राज में भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास। मैंने जितने आपको फैक्ट यहाँ बताए हैं, जितने कमीशन मैंने बताए हैं, उनके हेड, उनकी डेट्स, अगर आप इतना सारा याद रखते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आईएएस में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आईएएस के अलावा आप चाहे तो पीसीएस दीजिए, चाहे एसएससी दीजिए, चाहे बैंक दीजिए, चाहे रेलवे दीजिए, आप किसी भी परीक्षा में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो मुझे नहीं लगता कि वो क्वेश्चन आपका छूटेगा। छोटे बच्चे अगर अभी से सीखेंगे तो उनको फ्यूचर में आगे काम आएगा। ये हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन था, द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन ब्रिटिश इरा, इसकी हमने बात की। और अब चलिए, बहुत सारा तर्क वितर्क हो रहा था, बहस हो रही थी आपकी चर्चा पर शिक्षा को लेकर के। हमारा एक छोटा सा आग्रह रहता है लोगों से कि हम सभी लोग मिलकर के शिक्षा के विविध पहलुओं की चर्चा करें। जैसे मैंने कहा ना कि हम अगर पूर्वाग्रह से ग्रस्त, हमने अगर ये मान लिया कि हमारे पूर्वज महान थे और अंग्रेज बेवकूफ थे, तो सबसे बड़े बेवकूफ हम हैं। अगर हमने जिस दिन ये मान लिया कि हमारे पूर्वज महान थे, ऐसा नहीं है। क्या होता है, हम सब चीजों के बारे में अध्ययन करें। जैसे मैंने कहा कि पनडुब्बी है मान लीजिए, या हवाई जहाज है, या बल्ब है, इसका आविष्कार अगर किसी यूरोपियन ने किया है तो हमें इसको स्वीकार करना चाहिए कि भाई उनके पास कुछ चीजें हैं, हमारी भी अपनी खासियत है, हमको अपनी भी चीजें बतानी चाहिए कि भाई हमारे यहाँ पर आयुर्विज्ञान था, हमारे यहाँ पर भूगोलवेत्ता थे, हमारे यहाँ पर ज्योतिष थे, ये सब चीजें हमें बतानी चाहिए। लेकिन हमको किस रेफरेंस में, अगर हम मॉडर्न इंडिया की बात कर रहे हैं, आधुनिक भारत की बात कर रहे हैं, तो हम सभी लोगों को आधुनिक भारत के संदर्भ में बात करनी चाहिए कि मॉडर्न डेज में क्या हुआ, आधुनिक समय में क्या हुआ, और उनको विद प्रमाण के साथ में, तथ्यों के साथ में हम लोगों को रखना चाहिए। क्योंकि ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न आपको बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में कामयाबी दिलाता है। और कभी भी मैंने कहा ना कि आपको दुनिया में कितना ज्ञान है उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। वो ज्ञान जो आपने सही समय पर दे दिया, परीक्षा में लिख दिया, टू द पॉइंट, वही ज्ञान आपका कामयाब है। अदरवाइज आपके ज्ञान की कोई महत्ता नहीं है। इसलिए हमने कहा कि जब संदर्भ अपेक्षित हो, जब उस विषय पर बात चल रही हो, तब हम उस विषय के बारे में रखेंगे तो लोग उसको गंभीरता से मानेंगे, उसको गंभीरता से सुनेंगे। अब हम बात कर रहे हैं सन की। सन जानते हो, सन मतलब होता है पटसन, जिससे जूट बनता है। हम बात कर रहे हैं सन की और आप बात कर रहे हो वन की।
वन मतलब जंगल, बड़े बड़े पेड़, तो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करेगी और आप कभी भी अपेक्षित परिणाम पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति को, विद्यार्थी व्यक्ति को बड़ा धैर्यवान होना चाहिए। आपके अंदर धीरज होना चाहिए चीजों को सुनने का, समझने का। इस दुनिया में सब मानव है, कोई किसी का शत्रु नहीं है, लेकिन ज्ञान हमेशा ये अपेक्षा करता है कि धैर्य हो, चीजों के पक्ष में प्रमाण हो, कभी भी एकाग्र दृष्टिकोण। भारत के जो लोग थे, भारत के पराजय के कारण भारत जो है दुनिया में बहुत लंबे समय तक गुलाम रहा है। अगर हम देखें तो सिकंदर से पहले भारत पर आक्रमण हुए हैं और भारत हमेशा हारा है। अगर हम गहराई से अध्ययन करें तो भारत के लोगों के अंदर क्या, भारत में लोगों के अंदर ये मानसिकता थी कि हमारी रक्षा वो भगवान करेंगे, हमारी रक्षा वो देवता करेंगे। आप देखिए, भले ही आप कितनी आस्था हो, लेकिन आपका देश गुलाम हुआ, आपका देश लूटा गया बार बार। दारा प्रथम से लेकर, सिकंदर से लेकर के हूण, शक, कुषाण, यूनानी, पल्लव, अरब, तुर्क, मुगल, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, तो ये सब चीजें इस तथ्य को डिनाई नहीं कर सकते कि ये भारत के साथ हुआ है। तो कभी कभार क्या होता है कि एक पक्षी होने से या कूप मंडूक होने से हम महान नहीं हो जाते। हम क्या है, अपनी कमजोरियों को कभी, शुतुरमुर्ग का मैंने एक एग्जांपल दिया था ना, आप लोग पहले सुने होंगे। शुतुरमुर्ग एक ऐसा पक्षी होता है जो सबसे ज्यादा अपने आप को स्मार्ट समझता है और वो बहुत तेज भागता है, लेकिन उसका शिकार करना बहुत आसान होता है। मैंने पहले भी आपको बताया था, शुतुरमुर्ग क्या करता है, शुतुरमुर्ग भागता है, कोई जो है शिकारी जो है उसके पीछे पड़ा हुआ है। एक जगह जाके शुतुरमुर्ग क्या करता है कि अपना सिर किसी झाड़ी में या रेत में घुसा लेता है। तो शुतुरमुर्ग को यह महसूस होता है कि मैं किसी को नहीं देख रहा तो मुझे कोई नहीं देख रहा। ये होता है कूप मंडूक हो जाना, एक कुएं के अंदर, एक खोल के अंदर बंद हो जाना। जबकि ज्ञान कहता है कि सारे दरवाजे खोल दो, सत्य को आने दो। जब सब में मंथन होगा, कहते हैं जब समुद्र का मंथन हुआ तब अमृत निकलता है। अच्छाई को, बुराई को, तर्क को, वितर्क को, सबको आने दीजिए, तब जाके हम सीखते हैं। अगर हमने चीजों को ये मान के मन में बैठ लिया शुतुरमुर्ग की तरह कि मेरा कोई जो है कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सबसे आसान होता है उसका शिकार करना। शुतुरमुर्ग की गर्दन होती है रेत में और कोई भी शिकारी पक्षी बड़े आराम से आता है, उसको मार के खा जाता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि मैं सबसे सुरक्षित हूं, क्योंकि मुझे कोई नहीं देख रहा, क्योंकि मैं अपने आप को नहीं देख रहा हूं। इसलिए हमेशा हम लोगों को बहुत धैर्यवान होना चाहिए और अध्ययन लगातार करते रहना चाहिए। और आपकी प्रामाणिकता यह है कि आप किसी अच्छे बड़े कंपटीशन में बैठिए, और जब आप किसी अच्छे प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ करके जब सफल होते हैं तब दुनिया आपको स्वीकार करती है। ऐसे नहीं मुझे कितना ज्ञान है। अगर आपको लगता है कि पढ़ाई करने का अवसर है तो आप रिसर्च करिए, आप आज भी शोध कर सकते हैं। भले ही मैं ये नहीं कह रहा कि आप आईएएस की तैयारी करिए, आपने कितनी पढ़ाई की हो, आपकी उम्र अगर 50 साल भी है तो भी आप पीएचडी में रजिस्ट्रेशन करा के किसी विषय पर शोध कर सकते हैं। और आपके शोध को जब दुनिया मानेगी तब आप कह सकते हैं कि हाँ, जो मैं ये बात कह रहा था सही है। हमारे एक पक्षी दृष्टिकोण से नहीं होता है। तो इस चीज को खास करके विद्यार्थी वर्ग को बचना चाहिए। हम लोगों की, मैं आपको तैयारी का एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि कई सारे बच्चों की असफलता के पीछे दिल्ली में और कोटा में एक बहुत बड़ा प्रेशर है। दिल्ली कोटा में एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है बच्चों के ऊपर। क्यों? क्योंकि बच्चे तैयारी करने आते हैं और ऑल इंडिया उनको कंपटीशन देना है। एक से एक इंटेलिजेंट बच्चे यहां तैयारी कर रहे हैं। अगर किसी का संतुलन थोड़ा सा गड़बड़ाया, कोई बच्चा ट्रैक से थोड़ा सा भी डाइवर्ट हुआ, वही उसमें कोलैप्स हो जाता है, असफल हो जाता है। क्यों? आपको संतुलन की आवश्यकता है। आपको कभी भी अपने दिमाग को किसी एक चीज के लिए गुलाम नहीं करना कि हम इसको मान के चीजें लिखते हैं, क्योंकि वो चीजें आप तो मान सकते हो लेकिन दुनिया नहीं मान सकती है। और ज्ञान की खासियत होती है, ज्ञान यूनिवर्सल होना चाहिए, ज्ञान सार्वभौमिक होता है। अगर उसको, जो चीज भारत में सही है वो अमेरिका में सही होनी चाहिए, अफ्रीका में सही होनी चाहिए, ऑस्ट्रेलिया में सही होनी चाहिए। अगर कोई चीज केवल भारत में सही है और हम अगर उसको अमेरिका में अगर उसको गलत सिद्ध कर दिया तो फिर ज्ञान की कसौटी पर खरा नहीं है। इसलिए हम कहते हैं दुनिया भर की चीजों को पढ़िए, दुनिया भर के लोगों को पढ़ के सीखिए, जो गलतियां हमारे पूर्वजों ने की हैं। हमारे पूर्वजों की गलतियां हैं तभी तो ग्रीक हमको मार के गए, कुषाण हमको मार के गए, हूण हमको मार के गए, अंग्रेज हमको मार के गए, मुगल हमको मार के गए। क्यों? क्योंकि हम लोग कभी सीखने का प्रयास नहीं करते कि उन लोगों की क्या कमजोरियां हैं, उनकी गलतियां हैं। अभी शिक्षा आपके पास है, वैज्ञानिक सोच, इसी को बोलते हैं साइंटिफिक टेम्पर। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों में दिया गया है कि प्लीज डेवलप योर साइंटिफिक टेम्पर। उसकी वजह यही है, जब तक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का हम डेवलप नहीं करेंगे तब तक हम चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में नहीं सीख पाएंगे। बहरहाल चलिए, ये हमारी चर्चा थी भारत में एजुकेशन सिस्टम की। और जैसा अभी हमारे पास समय कितना है, 8:46 हो गया, थोड़ा सा सेशन लंबा हो गया, केवल 5 मिनट आपके और चाहिए। अभी भी 150 लोग जुड़े हुए हैं चर्चा में। सो केवल 5 मिनट, और 5 मिनट आज के दिन के लिए।
आज विश्व पर्यावरण दिवस है और विश्व पर्यावरण दिवस में हमने सुबह भी एक चर्चा की थी और अभी भी हम आपके सामने एक चर्चा करते हैं। वो चर्चा ये है कि हमको अमलेंद्र कुमार लोधी हैं, जसराना डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश। उन्होंने कहा है कि सर मैंने पर्यावरण के लिए काफ़ी काम किया है और मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में लगभग 200 लोगों की टीम के माध्यम से एक काम कर रहा हूं, तो मेरे कुछ बिंदु हैं, अगर आप चर्चा में रखेंगे तो हो सकता है हम पर्यावरण के लिए कोई योगदान दे पाएं। तो उन्होंने कहा है कि हमें 5 स्टार, बस 2 मिनट लगेंगे, हमें 5 स्टार घर की ओर काम कदम बढ़ाने चाहिए। क्या 5 स्टार घर की ओर? सबसे पहले हमें घर में काम करना है जल संरक्षण का। जब कभी बारिश हो तो हमारे घर का जो पानी है वो पानी नाली के माध्यम से बाहर ना चला जाए। हमारे घर में कुछ कच्ची जगह ऐसी हो जिसके माध्यम से वो पानी घर के नीचे ही जाता रहे, यानी जमीन में चला जाए। तो पहला उनका विषय है और हम सभी लोग इस बात का ध्यान रखें कि बारिश का मौसम आने वाला है, बारिश का पानी यूं ही बेकार ना चला जाए, कुछ ना कुछ जल हम संरक्षित करके जमीन के अंदर लेके जाएं। पहला काम ये है और ये हम हर जगह कर सकते हैं, हर जगह कर सकते हैं इस काम को। दूसरा है हरित घर बनाएं, यानी आप अपना जो घर बना रहे हैं उस घर में छोटे छोटे पौधे लगाइए। आपके पास जगह है तो बड़े पौधे आप लगा सकते हैं, नीम के पौधे हैं या बड़े पौधे हैं। अगर आपके पास जगह कम है तो गमले में पौधे लगाइए, 2-4 पौधे लगाइए, आपके पास हरियाली जरूर हो। मतलब इसको हम लोग अपनी आदत बनाएं और इसको कमिटमेंट में लेके आएं। और क्या करना है हम लोगों को? प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना है। प्लास्टिक की जगह जूट के बैग हो गए या कोई भी ऐसी स्थायी चीजें होगी उसको हम लोग लेके जाएं प्लास्टिक को, क्योंकि प्लास्टिक नष्ट नहीं होता है बहुत लंबे समय तक। तो हम सभी लोग एक कमिटमेंट ये कर सकते हैं कि प्लास्टिक का उपयोग ना करें। प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा खतरा है, तो प्लास्टिक का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें और प्लास्टिक की जगह पर हम लोग यही प्रयास करें कि हम लोग स्थायी जो बैग हैं, जूट के बैग हैं या दूसरे बैग हैं, उनका प्रयोग करें। ये काम हम लोग कर सकते हैं। उसके अलावा एक और चीज उन्होंने कही थी कि अपने घरों में पक्षियों के लिए दाना और पानी ये व्यवस्था हम रखें। ये इसलिए क्योंकि जो बर्ड्स हैं दे आर द पार्ट ऑफ नेचर, वो हमारे पर्यावरण का हिस्सा है। अगर पक्षी हमारे आसपास रहेंगे तो पक्षियों से क्या मिलेगा? हम लोगों को अच्छी मधुर आवाजें सुनने को मिलेंगी। पक्षी हमारे वातावरण को किसी न किसी रूप में शुद्ध करते हैं। और जो फसलें होती हैं, एग्रीकल्चर के बारे में आप लोग जानते हैं कि कृषि में क्या होता है कि पक्षियों के माध्यम से ही जो फसलों में जो दाने लगते हैं वो पक्षी ही उसको एक जगह से दूसरी, जो जिन्होंने बॉटनी पढ़ी होगी वो अच्छे तरीके से जानते हैं, बॉटनी जिन्होंने पढ़ी होगी वो जानते होंगे कि पक्षी जो है परागकणों से एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। तो वो हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। किसी वृक्ष पर अगर फल लगने हैं तो फलों के लिए भी बहुत अच्छा काम करते हैं हमारे बर्ड्स। तो एक हमको ये काम करना है। और एक पॉइंट उन्होंने ये कहा था कि हम लोगों को बिजली का उपयोग कम से कम करना है। विद्युत का उपयोग जैसे रात में तो हम करते हैं, तो जब दिन का प्रकाश हो तो हम लोग ये कोशिश करें कि दिन के प्रकाश में मैक्सिमम काम करने का प्रयास करें। दिन के प्रकाश में हम लोग मैक्सिमम काम करने का प्रयास करें। दिन के प्रयास जो प्रकाश है उसका हम भरपूर उपयोग करें। तो लाइट को हम लोग मिनिमम यूज करें। अगर हमारे घर में खिड़कियां हैं और बिना ट्यूबलाइट के जलाए, बिना बल्ब को जलाए अगर खिड़की खोलने से दिन में प्रकाश आता है तो हम लोग ये प्रयास करें कि जो नेचुरल लाइट है उसको आने दें। ये एक बड़ा जो है 4-5 स्टेप है जिसके माध्यम से हम नेचर को रिवाइव कर सकते हैं, उसको एक तरीके से दोबारा रिफाइन कर सकते हैं। और ये सारी चीजें क्या है, ये सब हमारे लाइफ स्टाइल में आनी चाहिए। ये सारी चीजें हम लोगों की जीवन शैली में आ जानी चाहिए। हम लोग लक्ष्य के माध्यम से एक योजना बना रहे हैं कि जुलाई के फर्स्ट या सेकंड वीक में, आई थिंक सेकंड वीक में, जुलाई के सेकंड वीक में लक्ष्य के स्वयंसेवक कम से कम 10 लाख पेड़ लगाने का हम लोग प्लान कर रहे हैं पूरे देश में। तो उससे क्या होगा, उनमें चाहे जितने पौधे बचे, हमारी कोशिश होगी कि हम लोग इसको अपनी जीवन शैली में ले आए। एक बार जीवन शैली में लेके आ गए तो हो सकता है कि हम लोग नेचर के प्रति भी संवेदनशील होते चले जाए। और जैसा हमने कहा कि हम में से अधिकांश जो लोग हैं वो किसान हैं। किसानों को प्रकृति से हमेशा लगाव होना चाहिए क्योंकि किसानों की जो डिपेंडेंसी है वो नेचर पे है, पर्यावरण पे है। पर्यावरण शुद्ध होगा, फसल अच्छी होगी। पर्यावरण शुद्ध होगा, हमारे जानवर पशु जो है अच्छा चारा खाएंगे, बढ़िया दूध देंगे। पर्यावरण अच्छा होगा, हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो किसान लोगों का जो जीवन है वो सर्वाधिक पर्यावरण के अच्छाई पर ही डिपेंड करता है। हमारा ये सबसे बड़ा दायित्व है और हम इस काम को आराम से कर सकते हैं क्योंकि हम में से अधिकांश लोग गांव में रहते हैं। तो हम लोग पेड़ों को वृक्षारोपण करना हो या इस तरह की चीजों को हम लोग बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो हम लोग एक मुहिम चलाएंगे जुलाई सेकंड वीक में और उस मुहिम के माध्यम से बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण भी करेंगे
और साथ ही साथ मेरा आप सभी लोगों से आग्रह है कि हम लोग अपने जीवन शैली में थोड़ा सा बदलाव लेके आए, थोड़े थोड़े कमिटमेंट करना सीखें। जैसे आपने देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था कि शौचालय का प्रयोग करिए, तो बहुत सारे लोग आपने देखा आज ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय का प्रयोग कर रहे हैं। तो आदतें बदली जा सकती हैं, और हमारी आदतें अगर हमने बदली तो हमारी आदतें हमारा भविष्य बदल सकती हैं, हमारे अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकती हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लंबा समय आज शाम के सेशन का हुआ हमारा, लगभग 1 घंटे 20 मिनट का सेशन, और 150 लोग लगातार जुड़े रहे। सो थैंक यू कि आप लोगों ने बहुत कीमती वक्त दिया। 150 लोगों ने लगातार इस चर्चा में जुड़े रहे, और हमने इतिहास, शिक्षा की बातें, पर्यावरण की बातें, सारे विषय इसमें रखे। इस तरीके से हम लोग यूं ही ज्ञान के बारे में यूं ही विमर्श करते रहेंगे, और कोई भी अगर पॉइंट आपको आता है तो बेझिझक आप उस पॉइंट को यहाँ रखिए, हम उस पॉइंट को लेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन हमारा प्रयास ये होगा कि हम उसमें से जो सही दृष्टिकोण है वो आपके सामने रखें, ताकि आप लोग सही जानकारी हासिल कर पाएं। और जैसा मैंने कहा ना, मेरा जो अपना पर्सनल कंसर्न है वो समाज की युवा है। मैं हमेशा फोकस करता हूं कि जो पढ़ने वाले युवा हैं, 18 साल, 20 साल, 15 साल, 16 साल, ये मिसगाइड नहीं हो। मतलब मेरा मुख्य फोकस केवल यही है। इसलिए मैं हमेशा ये प्रयास करता हूं कि जो कुछ भी पढ़ाते हैं हम, जो कुछ भी चर्चा करते हैं, वो चर्चा किसी विद्यार्थी को 1% भी नुकसान नहीं पहुंचे उससे। इसलिए हम केवल प्रमाणिक, ऑथेंटिक चीजें रखते हैं, बिल्कुल तर्क के आधार पर, जो किसी भी परीक्षा में लिख करके वो बड़े से बड़े एग्जाम्स को पास कर सकते हैं। सो चलिए, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का समय देने के लिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आ गए हैं, धर्मपाल सिंह लोधी जी। चलिए, मैंने ध्यान नहीं दिया। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और भोजन का समय आज कई लोगों का लेट भी हो गया होगा, कोई नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। समय देने के लिए और जुड़े रहने के लिए, इंटरेक्टिव बनाने के लिए वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। शुभ रात्रि, जय हिंद।